जब काम करने हो बड़े तो हौसले भी बुलंद होने चाहिए। जब काम करने हो बड़े तो हौसले भी बुलंद होने चाहिए। बड़े काम करने के लिए बड़ी मेहनत करनी भी जरूरी है, कड़ी मेहनत करनी जरूरी है। एंड यस, विथ हार्ड वर्क वी ऑल विल डू स्मार्ट वर्क। तो आज वक्त आ गया है क्लास 10th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, पूरे चैप्टर को एक साथ करने का। सो बोर्ड एग्जामिनेशन में आप चाहोगे कि 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करो, तो उसके लिए हर चैप्टर की एनसीईआरटी को घोट के पीना होगा। और मैं आज आपको पूरे चैप्टर का रिवीजन करवाने वाली हूं, कंप्लीट चैप्टर इन वन शॉट। एक साथ हम सारा काम करेंगे, पूरे चैप्टर की थियरी को भी समझेंगे, सवालों को भी देखेंगे, हर तरह के काम को हम करने वाले हैं इस चैप्टर के रिलेटेड। सो आर यू गाइज रेडी? पहले ही बता दूं, काम बड़ा है, हिम्मत भी बड़ी रखनी पड़ेगी। एंड यस, वी विल श्योरली अटेन सक्सेस। तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, क्लास 10th के साइंस का फर्स्ट चैप्टर जो कि ठहरा, और साइंस का बेस, केमिस्ट्री का बेस हम इसे कह सकते हैं बच्चों, क्योंकि जो इस चैप्टर में सीखा वो आगे भी काम आने वाला है। तो हर चीज को समझकर, पूरा ध्यान लगाकर समझिएगा। एंड यस, विथ प्रैक्टिस श्योरली यू कैन अटेन द स्कोर दैट इज 80 आउट ऑफ 80। तो तैयार हैं आप? शुरुआत हम करेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर में। क्या क्या करने वाले हैं हम? चैप्टर 1, द फर्स्ट चैप्टर विच इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, थियरी पार्ट करेंगे और फिर सारी एक्टिविटीज करेंगे। यस, यू हर्ड मी राइट, ऑल द एक्टिविटीज ऑफ दिस चैप्टर विल बी डन टुगेदर वंस। ओके, सारी एक्टिविटी साथ होने वाली है, और फिर हम रिएक्शंस भी सारे जो इंपॉर्टेंट होंगे उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। रिएक्शन साथ के साथ थियरी के साथ मैं आपको बताती चली जाऊंगी। हर वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो बोर्ड एग्जाम के लिए काम आएगा, वो सारे ही रिएक्शंस आज आपको इस लेक्चर में मिलने वाले हैं। कंप्लीट थियरी विथ ऑल द इंपॉर्टेंट रिएक्शंस एंड यस, विथ ऑल द एक्टिविटीज। तो तैयार है आप इस रोलर कोस्टर राइड के लिए, जो थोड़ी लंबी होने वाली है पर जो हमें दूर तक लेकर जाएगी। तो चलिए एक एक करके शुरुआत करेंगे। पहले हम थियरी पार्ट के साथ। ओके, थियरी पोर्शन की शुरुआत होगी सबसे पहले। तो बच्चों, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की थियरी आपको पढ़नी है मुझसे, यानी कि आपकी केमिस्ट्री की मेंटोर पूजा मैम से। तो एक चीज मैं पहले ही बता दूं, कुछ डेफिनेशंस होंगे, कुछ रिएक्शंस होंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे, कुछ लॉजिक्स होंगे, उन सभी को समझना है, हाँ या ना? और कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो ऑलरेडी यंगर क्लासेस में आप सीख चुके होंगे, जैसे कि वैलेंसी, एलिमेंट के सिंबल्स, कंपाउंड कैसे बनाते हैं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, वरना केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर आप नहीं कर पाओगे। ऑलरेडी मैंने आपको एलिमेंट्स, वैलेंसी और हमारे कंपाउंड्स बनाने का तरीका भी बता दिया है। तो आप उन्हें यूज करोगे, उन्हें वो आने चाहिए, तभी ये चैप्टर हो पाएगा। आपसे पहले ही बता दूं, अगर आपकी 9th वीक है तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगी कि आप एलिमेंट्स के सिंबल्स, उनकी वैलेंसीज और कंपाउंड्स बनाना सीख लें, और तब जाकर ये चैप्टर आपको चुटकियों में कर पाओगे। थियरी समझ लेंगे, कॉन्सेप्ट दिमाग में फिट बैठ जाएगा, तो फिर 80 आउट ऑफ 80 दूर नहीं है। हर मुश्किल सवाल, हर इंटरनल क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है, वो भी मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगी बच्चों। तो हम थियरी पार्ट की शुरुआत करेंगे, ठीक है बच्चों? चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ये सीखना है हमें, है ना? चलिए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, हमारे आसपास, हमारी सराउंडिंग्स में जहां हम देखो, है ना, जहां भी हम देखेंगे वहां पर रिएक्शंस हो रहे हैं। अब आप बोलोगे वो कैसे मैम? देखिए जरा, केमिकल रिएक्शंस इन एवरी डे, ऑब्जर्व कीजिए अपने आसपास, हर दिन हर पल कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, और जब केमिकल कंपोजिशन बदल जाएगी तो वो केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। केमिकल चेंज होगा तो केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। तो बच्चों, आसपास देखिए, कोई चीज जल रही है, बर्निंग ऑफ ए सब्सटेंस, केमिकल चेंज होता है वहां पर, होता है कि नहीं? फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, कुकिंग, बेकिंग होती है, हम कुकीज जैसे बेक होते हैं, वहां पे भी एक केमिकल चेंज है। खाने का डाइजेस्ट होना, वो भी एक केमिकल चेंज है बच्चों। तो सारे केमिकल चेंजेस को हम रिएक्शंस के थ्रू डिनोट कर पाएंगे। अब आप बोलोगे मैम आप एग्जांपल्स बता रहे हो कि आसपास हमारे इतनी सारी चीजें हैं जहां पर केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जरा बताइए। चलिए फिर
हम हमारे आसपास इतनी सारी जगहों पर केमिकल चेंजेस देखते हैं और अब हम केमिकल रिएक्शन क्या है ये जानने वाले हैं। केमिकल रिएक्शन जानने के लिए मैं आपको कुछ कॉमन एग्जांपल्स बताना चाहूँगी। हम सांस लेते हैं, रेस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन, इसमें भी केमिकल रिएक्शन है। कोई चीज़ जल रही है, बर्निंग ऑफ ए सब्सटेंस इज केमिकल रिएक्शन। डाइजेशन ऑफ फूड इज केमिकल रिएक्शन। देखो अगर गौर से आसपास तो बहुत जगहों पर केमिकल रिएक्शन है बच्चों। जो हमारी गाड़ियां चल रही हैं फुल स्पीड में, बर्निंग ऑफ ए फ्यूल हो रहा है उसमें भी केमिकल रिएक्शन होगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बनाना, फ्रूट्स का खराब हो जाना, उसमें भी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है। केमिकल बैटरीज में केमिकल रिएक्शन है। हर जगह केमिकल रिएक्शन है। बेकिंग सोडा में, विनेगर में, खाने पीने की इतनी चीज़ों में है। अब आप बोलोगे मैम अगर है तो कैसे पता चले, हमें क्या देखें, कैसे पता चले कि केमिकल रिएक्शन है? तो बच्चों हम आसपास इतने सारे केमिकल चेंजेस जो देख रहे हैं, तो देखा जाए तो हम कर क्या रहे हैं? हम सिर्फ अपनी आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग अराउंड अस, उसे हम केमिकल्स के थ्रू, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू समझने वाले हैं। तो बच्चों इन आवर सराउंडिंग्स व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, और जहां पर भी केमिकल चेंज इन्वॉल्व है, सराउंडिंग्स में जो हो रहा है, आसपास की चीज़ों को हम देखेंगे तो हम देख पाएंगे कि बहुत सारी जगहों पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और वही केमिकल रिएक्शन को हमें समझना है और जानना है। सो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर में हम इस केमिकल रिएक्शन को जानेंगे और फिर केमिकल इक्वेशन क्या होगा भला ये भी जानेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे केमिकल रिएक्शन की। सो ऑल द स्टूडेंट्स आई वुड लाइक टू टेल यू, नोट डाउन केमिकल रिएक्शंस के बारे में क्या क्या आपको जानकारी होनी चाहिए। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में भी पॉइंट वाइज मैं आपको बताने वाली हूँ कि केमिकल रिएक्शंस के बारे में क्या क्या बातें याद रखनी है। बेसिक आइडिया लग गया, केमिकल चेंज होता है। हमारे आसपास बहुत सारी जगह पर केमिकल चेंजेस होते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें बदल रही है, बिल्कुल नई चीज़ें बन जाती हैं, चेंज हो जाता है। अरे भाई चेंज प्रकृति का नियम है, तो चेंज तो होगा ही, होगा कि नहीं। सो जहां जहां केमिकल चेंज इन्वॉल्व होगा उसे हम केमिकल रिएक्शन से डिनोट कर पाएंगे। सो अगर आपसे कोई पूछे कि केमिकल रिएक्शन है क्या, तो आप क्या बोलोगे? द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। नए सब्सटेंसेस बन रहे हैं, नई प्रॉपर्टीज के साथ बन रहे हैं, हाँ या ना। द प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड, हाँ या ना। अब आप बोलोगे मैम केमिकल रिएक्शंस को कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शंस हुआ है? बच्चे सिंपल सी बात है, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व केमिकल चेंजेस। केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व केमिकल चेंजेस। समझिए जब चेंज होके नया सब्सटेंस बनेगा, उसकी जो केमिकल कॉम्पोजिशन होगी वो बिल्कुल बदल जाएगी। इज इट क्लियर? केमिकल कॉम्पोजिशन बिल्कुल बदल जाएगी। न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज, केमिकल चेंज होगा तो केमिकल रिएक्शन कहलाएगा वो, ठीक है। और एक खास बात, केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या क्या होगा? व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, ये सवाल आ सकता है। बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चों दिमाग में फीड होना जरूरी है। जब एक केमिकल रिएक्शन होगा तो जो होगा वो ये है कि रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस। क्या होगा बच्चों? एटम्स की रीअरेंजमेंट होगी। क्या होगी? एटम्स की रीअरेंजमेंट। अब आप बोलोगे मैम कैसे? अभी बता देते कैसे। क्योंकि ओल्ड बॉन्ड्स टूट जाएंगे, पुराने जो केमिकल बॉन्ड्स हैं वो टूट जाएंगे और नए केमिकल बॉन्ड्स बन जाएंगे। व्हाट हैपेंस? ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स ब्रेक एंड फॉर्म न्यू केमिकल बॉन्ड्स। ठीक है बच्चों, आगे बढ़िए। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ मैं आपको केमिकल रिएक्शन के बारे में। एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डज नॉट चेंज इनटू एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अगर हाइड्रोजन यहाँ पर है तो वहां जाकर हाइड्रोजन ही रहेगा, कोई और एलिमेंट का एटम नहीं बन जाएगा। याद रखिएगा, न्यू एटम नहीं होने वाला वहां पर। देखिए जरा, एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट। समझे कि नहीं समझे? फिर होगा क्या मैम? अगर नई चीज आ रही है, आप कह रहे हो एटम भी नया नहीं आ रहा कोई नए एलिमेंट का, तो फिर होगा क्या? होगा यही रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस। पुराने बॉन्ड्स टूट जाएंगे, नए बॉन्ड्स बन जाएंगे, बस रीअरेंजमेंट हो जाएगा एटम्स का। क्या हो जाएगा? रीअरेंजमेंट हो जाएगा, मैचिंग हो जाएगी, दूसरे अरेंजमेंट अलग तरीके से हो जाएगी। समझे? जैसे पहले थे बॉन्ड्स वैसे नहीं रहेंगे, टूटकर नए बॉन्ड्स बन जाएंगे एंड रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स में लगकर। ये बातें आपको केमिकल रिएक्शन के बारे में पता होनी चाहिए, हाँ या ना? इजी है, समझ गए हो? कोई दिक्कत? केमिकल चेंज होगा तो केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन होगा तो नए नए सब्सटेंसेस बनेंगे विथ न्यू प्रॉपर्टीज। ओके,
with new properties, new substances are formed, and yes, only rearrangement of atoms will take place. पुराना एटम जो है वही नहीं रहेगा, कैसे होगा? रीअरेंजमेंट हो जाएगा, कोई नया एलिमेंट का एटम नहीं आएगा, जस्ट वही एलिमेंट का एटम रहेगा, बस उसकी रीअरेंजमेंट हो जाएगी। क्लियर गाइस? समझ गए हो आप कि ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस? नाउ केमिकल रिएक्शन को भाई कैसे याद रखें, क्या क्या होता है केमिकल रिएक्शन में? कोई भी चीज़ हम सीखते हैं तो उसके पार्ट सीखेंगे ना, तो केमिकल रिएक्शंस में जो भी सब्सटेंसेस पार्टिसिपेट करेंगे ना उसे हम कहेंगे रिएक्टेंट्स। क्या कहेंगे? रिएक्टेंट्स। जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो कहलाएंगे रिएक्टेंट्स, जो रिजल्ट बन जाएगा वो कहलाएगा प्रोडक्ट। समझे कि नहीं समझे? यही बात यहाँ पर स्टेटमेंट वाइज लिख रखी है। द सब्सटेंसेस विच कंबाइन और रिएक्ट आर नोन एज substances which combine or react are known as reactants. The substances which are formed after the reaction are called as products. हाँ है ना? The substances produced in reaction are known as products. जो फॉर्म होगा वो बन जाएगा हमारा प्यारा प्रोडक्ट, और जो पार्टिसिपेट करेगा वो होगा रिएक्टेंट। एग्जाम्पल देखिए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बताइए जरा रिएक्टेंट्स क्या हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो मैग्नीशियम रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन भी रिएक्टेंट है, ये दोनों क्या कहलाएंगे? रिएक्टेंट्स कहलाएंगे। हीट करने पर क्या फॉर्म हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो गया। क्या फॉर्म हो गया बच्चों? मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक व्हाइट कलर का पाउडर फॉर्म हो गया। रिबन से मैग्नीशियम रिबन लिया, उसको जलाया, ओके, और जो प्रोडक्ट फॉर्म हो, जो एशेस गिरते हैं वो मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि एक व्हाइट कलर का पाउडर आया। तो ये व्हाइट कलर का पाउडर नई चीज थी, ओरिजिनल सब्सटेंस कुछ और था, न्यू सब्सटेंस कुछ और ही है, बिल्कुल नई प्रॉपर्टीज है इसकी, और इसीलिए इसे हम कहेंगे प्रोडक्ट। क्या कहेंगे? प्रोडक्ट। एक और रिएक्शन का मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगी जहां पर हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को ढूंढेंगे, वो है जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों कंबाइन करते हैं और फॉर्म होता है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो बताइएगा जरा बच्चों कि यहाँ पर रिएक्टेंट्स क्या हैं और प्रोडक्ट्स क्या हैं? जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो बन जाएंगे रिएक्टेंट्स, और जो नए सब्सटेंस फॉर्म होंगे प्रोडक्ट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? प्रोडक्ट्स। सो अब आप समझ गए हो कि एक रिएक्शन में रिएक्टेंट्स भी होते हैं, प्रोडक्ट्स भी होते हैं। इज इट क्लियर? जो पार्टिसिपेट करेंगे वो रिएक्टेंट्स, जो रिजल्ट आएगा वो प्रोडक्ट्स। ओके, सिंपल सी बात है, समझ गए होगे, कोई इसमें दिक्कत है नहीं। अब एक बात आपके मन में आनी चाहिए, मैम ठीक है केमिकल रिएक्शन क्या है समझ आ गया, केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं। मैम जरा ये बताइएगा पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है? हाउ डू वी अंडरस्टैंड दैट अ केमिकल रिएक्शन हैव टेकन प्लेस? उसके लिए हमें जो पता होना चाहिए ना बच्चों, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। क्या पता होना चाहिए? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन हुआ है नहीं, ये पता करने के लिए हमें उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए। क्या पता होने चाहिए? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। कौन से हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स? पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ? बच्चों 5 हैं। कितने? 5। हाउ मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स? 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इन 5 चीजों से हमें पता चल जाएगा कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है। किसी रिएक्शन में एक होगा, किसी रिएक्शन में 2 चीजें हो सकती है, किसी रिएक्शन में एक ही चीज हो सकती है। ओके, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये 5 वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ केमिकल रिएक्शन तो हुआ है। ठीक है, अब आपके मन में सवाल आएगा मैम कैसे पता चलेगा? इसके लिए एक्टिविटीज दे रखी है, ये रिएक्शंस दे रखे हैं जिससे हमें पता चलेगा कि कैसे इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, कैसे प्रेसिपिटेट फॉर्म हो। ओके, चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि हम सारी एक्टिविटीज बाद में करने ही वाले हैं, है ना। अभी के लिए आपको जो पता होना चाहिए वो ये है कि द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन आर चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। एग्जाम में सवाल आ सकता है ये 2 मार्क क्वेश्चन,
व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, तो आपको ये पॉइंट्स लिखने होंगे। और एक खास बात बता दूं मैं आपको, कभी कभी आपको इनके एग्जाम्पल्स भी लिखने पड़ सकते हैं। अब आप बोलोगे मैम वो कहाँ से लिखेंगे, अरे भाई एक्टिविटीज में जो रिएक्शन सीखोगे वो लिख सकते हैं, और बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आगे जाके हम सीखेंगे, उनमें से कोई भी आप लिख सकते हो डिपेंडिंग ऑन द कैरेक्टरिस्टिक। हाँ या ना, समझ गए हो ना। पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत जरूरी है। मैंने कहा कि ये क्वेश्चन 2 मार्क क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ऑलरेडी एक बार एनसीईआरटी बोर्ड्स में आ चुका है सीबीएसई के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट सवाल है, मैंने बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं और एग्जैक्टली ये जानते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है जान लिया, हाँ या ना, जान लिया। अब बारी है केमिकल इक्वेशन को जानने की। केमिकल रिएक्शन होता क्या है, केमिकल रिएक्शन में कौन कौन होते हैं, केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं पता कैसे चले, इन सवालों के जवाब हम ढूंढ चुके हैं। अब वक्त आ गया है ये जानने का, जो चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस, उसमें से ये केमिकल इक्वेशंस के स्टडिया का नाम है। जान लेते हैं बच्चों, केमिकल इक्वेशन। अगर एक केमिकल रिएक्शन है और उसे हम सिंबल्स और केमिकल फॉर्मूले की मदद से रिप्रेजेंट कर दे तो केमिकल इक्वेशन बन जाएगा। देखिएगा, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले ऑफ द सब्सटेंसेस, देन इट इज कॉल्ड एज ए केमिकल इक्वेशन। अब जैसे लिखा था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये केमिकल रिएक्शन है, बिल्कुल भाई। मैग्नीशियम रिबन से हमने मैग्नीशियम लिया, बर्न किया और मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो गया। अगर इसी को हम सिंबल्स और केमिकल फॉर्मूला यूज करें, मैग्नीशियम का सिंबल क्या है Mg, ऑक्सीजन का सिंबल क्या है, ऑक्सीजन का सिंबल O है, O2 विल गिव यू MgO। हाँ है ना, इस रिएक्शन को बैलेंस कर दिया जाए। ये जो सिंबल्स एंड फॉर्मूले के बेस पे जो किया गया है, सिंबल्स एंड केमिकल फॉर्मूला को अगर हम उसमें लिख लें इन सब्सटेंसेस को, तो ये बन जाएगा बच्चों केमिकल इक्वेशन। क्या बन जाएगा, केमिकल इक्वेशन। सो अब हमने जान लिया है कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो चलिए चैप्टर में कुछ और आगे बढ़ा जाए, कुछ और चीजें देखी जाए। बच्चों, अगर सिंबल्स और केमिकल फॉर्मूला यूज किया तो केमिकल इक्वेशन, अगर साफ साफ वर्ड्स में लिख दिया तो वर्ड इक्वेशन। क्या होगा बच्चों, वर्ड इक्वेशन। तो देखिए, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ये एक वर्ड इक्वेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वर्ड इक्वेशन। सिंपल सी बात है, जो सब्सटेंसेस है उनको वर्ड्स के फॉर्म में हम लिखेंगे तो वो बन जाएगा वर्ड इक्वेशन। अगर केमिकल सिंबल्स और केमिकल फॉर्मूला के बेसिस पे लिखेंगे तो बन जाएगा केमिकल इक्वेशन। समझे, समझ रहे हो कि नहीं। सिंबल्स एंड फॉर्मूला यूज कर दिए तो केमिकल इक्वेशन, वर्ड्स यूज किए तो वर्ड इक्वेशन। अब आपके मन में सवाल आएगा, मैम वर्ड इक्वेशन को हम केमिकल इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। बस हमें क्या करना होगा, इनके सिंबल्स और केमिकल फॉर्मूले लिखने होंगे। जिंक का सिंबल क्या है, Zn। सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या है, H2SO4। और अब बन जाएगा ZnSO4 प्लस H2, क्या कहलाएगा बच्चों, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो क्या हुआ, यहाँ पर हमने वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, वी कैन चेंज द वर्ड इक्वेशन इनटू केमिकल इक्वेशन जस्ट बाय राइटिंग द सिंबल्स एंड फॉर्मूले ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस इन प्लेस ऑफ देयर नेम्स। उनके नाम की जगह हमें बस एलिमेंट्स के सिंबल्स और उनके केमिकल फॉर्मूला सब्सटेंसेस के लिखने होंगे। समझ गए, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, वर्ड इक्वेशन क्या होता है। क्लियर है, ये तीनों टर्म्स आपके दिमाग में फिट हो गए होंगे, एग्जाम्पल्स भी हमने देख लिए हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। आपके मन में एक सवाल आएगा कि मैम जो केमिकल इक्वेशंस है उनको और इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाएं। क्या करेंगे, ऑन इन्फॉर्मेटिव बनाना है हमें। इसे कैसे बनाएं, सोचिए जरा। एक केमिकल इक्वेशन के बारे में और इन्फॉर्मेशन अगर आपको देनी है तो हम कैसे दें। तो सबसे पहले तरीका बच्चों क्या है, देखिए, बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स। आपको बताना होगा कि वो जो पार्टिसिपेट हो रहे हैं ना सब्सटेंसेस, उनका फिजिकल स्टेट क्या है। जैसे कि क्या बताओगे आप, सॉलिड को हम एस से डिनोट करेंगे। सॉलिड, लिक्विड, गैस सभी जानते हो ना आप। सॉलिड को एस से डिनोट करेंगे, लिक्विड को एल से और गैस को जी से। क्लियर।
और एक स्टेट आएगा बच्चों जब कुछ कंपाउंड्स का होता है, वो है एक्वियस स्टेट, मतलब जो पानी में घुल सकता है उसे हम कहेंगे एक्वियस स्टेट। क्या कहेंगे हम? एक्वियस स्टेट। इज इट क्लियर? अगला पॉइंट देखिएगा, ठीक है, हमने स्टेट डिनोट कर दिया, सब्सटेंसेस जो भी रिएक्शन में हैं उनका हम फिजिकल स्टेट बता दें। और भी कोई इन्फॉर्मेशन है जो हम दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, और वो ये है कि कोई रिएक्शन में अगर किसी स्पेसिफिक कंडीशन पे वो हो, जैसे कि आप देखिए अगर फोटोसिंथेसिस होना है तो आप बताइए ज़रा, बिना सनलाइट के हो सकता है? नहीं ना। तो उस रिएक्शन में एरो के ऊपर हमें लिखना पड़ेगा कि सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन होगा। इसी प्रकार से ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस हैं जिनके लिए कुछ कंडीशंस होती है। कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर हो सकता है, कोई स्पेसिफिक प्रेशर हो सकता है, या फिर कोई चीज़ हो सकती है जिसकी प्रेजेंस में ही वो रिएक्शन हो, तो हम वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। और एक भी खास बात है बच्चों, जो कि है हीट चेंजेस बताना, टू इंडिकेट द हीट चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द रिएक्शन, टू इंडिकेट द हीट चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द रिएक्शन। बड़े काम की चीज़ है ये। अब आप बोलोगे मैम हीट चेंज, अगर हीट एब्जॉर्ब होगी तो क्या होगा, हीट अगर रिलीज होगी तो क्या होगा? तो यहाँ पर हीट चेंज को समझने के लिए आपको जो पता होना चाहिए बच्चों वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, बाहर निकलती है, एक्सो मतलब एक्सटर्नल मतलब बाहर। एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है, एंडोथर्मिक में अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है। याद रहेगी ये बात। अब आप बोलोगे मैम पता कैसे चलेगा? एक रिएक्शन लिखा है, मुझे कैसे पता चले कि वो रिएक्शन एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक? पॉइंट तो है। अगर आपको पता करना है तो आपको सिर्फ एक चीज देखनी है, अगर रिएक्शन में प्लस हीट एनर्जी या फिर प्लस हीट या फिर प्लस एनर्जी, ये सारे आपको टर्म्स दिखे, पर अगर वो आपको दिखते हैं प्रोडक्ट साइड में, कहाँ दिखते हैं? प्रोडक्ट साइड में, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, मतलब हीट एनर्जी रिलीज हो गई है, प्रोडक्ट साइड में आएगा। अगर आपको रिएक्टेंट साइड में दिखे, इसका मतलब इतनी एनर्जी लगेगी तब जाके रिएक्शन होगा। तो आपको रिएक्शन को गौर से देखना है, और प्लस एनर्जी या फिर प्लस हीट एनर्जी या फिर प्लस हीट, इन तीनों में से कोई भी टर्म आपको यूज किया जा सकता है। ये तीनों टर्म्स अगर आपको प्रोडक्ट साइड मिले तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि रिलीज हुआ। अगर रिएक्टेंट साइड मिले मतलब इतनी एनर्जी लगेगी तब रिएक्शन होगा, तब वो रिएक्शन कहलाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब आप बोलोगे मैम समझ तो आ गया, पर थोड़ा और डिटेल बताइएगा। अभी बता देते हैं, एग्जाम्पल देखो, कहानी समझ आ जाएगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है। अब एक फ्यूल को बर्न कर लो, फ्यूल का बर्न कर लो, बर्निंग ऑफ मीथेन गैस, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, आप बर्न करो CH4 को, मीथेन को, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे, हीट करेंगे तो ऑक्सीजन उससे आ जाएगा एयर से, CO2 + 2H2O फॉर्म होगा। इसे हम कंबशन रिएक्शन कहते हैं बच्चों। क्या कहेंगे हम? कंबशन रिएक्शन। याद रखिएगा, बड़े काम की चीज है ये। कंबशन मतलब बर्निंग ऑफ ए सब्सटेंस, तो ये हुआ हमारा कंबशन रिएक्शन। तो ऑब्वियसली हमेशा जब भी बर्निंग ऑफ ए सब्सटेंस होगी तो हीट एनर्जी तो रिलीज होनी ही है। सो कंबशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और गौर से देखेंगे हम, प्रोडक्ट साइड में प्लस हीट एनर्जी नजर आई कि नहीं आई? आई ना, तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। एंडोथर्मिक में देखो, रिएक्टेंट्स की तरफ आपको प्लस हीट एनर्जी नजर आनी चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, CaCO3 प्लस हीट, CaCO3 को हम हीट करेंगे तो CaO + CO2 फॉर्म होगा। ये भी एक रिएक्शन एंडोथर्मिक का। एक और एग्जाम्पल मैंने जैसे कि कहा फोटोसिंथेसिस। बच्चों फोटोसिंथेसिस एग्जाम्पल है एंडोथर्मिक रिएक्शन का, क्योंकि बिना सनलाइट के रिएक्शन हो ही नहीं सकता, मतलब एनर्जी चाहिए इसको। तो बच्चों एंडोथर्मिक हीट इज अब्सॉर्ब्ड, एक्सोथर्मिक हीट इज रिलीज्ड। समझ गए हो ये बात? हीट चेंजेस को हम इंडिकेट कर सकते हैं रिएक्शन में। ओके, डेल्टा सिंबल लगा दोगे आप अगर हीट करना हो, ठीक है? क्या सिंबल लगाएंगे? डेल्टा सिंबल, ऐसे डेल्टा H मतलब हीट चेंज। क्या होगा? हीट चेंज। इसके बारे में और डिटेल में आप आगे आने वाली क्लासेस में जानोगे। अभी के लिए इतना काफी है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। क्लियर गाइज? एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में डिफरेंसेस आ सकते हैं 2 मार्क क्वेश्चन में, आपको एग्जाम्पल्स भी लिखने पड़ेंगे। ठीक है, हो जाएगा? बहुत बढ़िया। अगर हो जाएगा तो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि कुछ रिएक्शंस में कंडीशंस होती हैं। देखिए फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन देखिएगा, CO2 + H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल विल गिव यू C6H12O6 + 6O2 + 6H2O।
यहाँ पर गौर से अगर देखें हम, देखो एरो के ऊपर सनलाइट और क्लोरोफिल साफ नजर आ रहा है, मार्क कर रखा है मैंने यहाँ पे आपके लिए पहले से ही, मतलब ये कंडीशंस है जिनके बिना काम नहीं हो सकता। एक और रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल। अगर हमें CH3OH मिथेनॉल फॉर्म करना है तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड को, CO को हाइड्रोजन से कंबाइन करना होगा। टेम्परेचर ध्यान रखिएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कितना 340 ATM। और जिंक ऑक्साइड या फिर Cr2O3, ये मतलब कैटलिस्ट इनकी जरूरत है, इनके बिना काम नहीं होगा, समझे। ऐसे एरो के ऊपर मेंशन किया जाता है उन कंडीशंस को जिनके बिना रिएक्शंस नहीं होंगे, समझे कि नहीं समझे। बहुत ईजी है रे, रिएक्शन होना है, ठीक है। वो रिएक्शन अगर कोई कंडीशन है जिसके बिना वो रिएक्शन नहीं हो सकता तो उस कंडीशन को एरो मार्क के ऊपर मेंशन कर दो। एड्स देखिए टीवी पे आती है, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड कहते हैं ना, जो भी कंडीशन अप्लाइड है वो यहाँ पर रिएक्शन में एरो मार्क के ऊपर लिखनी है, समझे कि नहीं समझे। अब आपको पता चल गया होगा कि ये केमिकल इक्वेशन को और इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाते हैं। ब्रैकेट्स में देखो सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वियस, जो भी है वो मेंशन करो, हीट चेंज हो उसे मेंशन करो, कोई कंडीशन हो उसे मेंशन करो, तो इक्वेशन बन जाएगा इंफॉर्मेटिव। इज इट क्लियर? व्हाट आर द फिजिकल स्टेट्स व्हिच कैन बी ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व? सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है और एक्वियस भी हो सकता है। देखिए CO2 यहाँ पर एक्वियस है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए फिर अब वक्त आ गया है, ये केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो बच्चों अनबैलेंस्ड भी केमिकल इक्वेशंस होते हैं, बैलेंस्ड भी होते हैं, ठीक है। या तो बैलेंस्ड या फिर अनबैलेंस्ड। आपके मन में एक सवाल आएगा, मैम बैलेंस मतलब कैसे? सीसॉ खेला है आपने कभी? सीसॉ में अगर वेट कम ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अगर वेट डिफरेंस हुआ तो एक तरफ गिर जाएगा, दूसरी तरफ ऊपर चला जाएगा, हाँ या ना? तो इसी को बैलेंस करना जरूरी है। हमेशा एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस करना होगा। एग्जाम में सवाल भी आता है कि भाई इक्वेशन बैलेंस करके दिखाना, तो अब आपको पता होना चाहिए जब अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है ना तो इसे कहा जाता है स्केलेटल इक्वेशन। क्या कहा जाता है बच्चों? स्केलेटल इक्वेशन, इसे कहा जाता है स्केलेटल इक्वेशन। और बैलेंस कर दिया तो बैलेंस्ड इक्वेशन कहलाएगा। अनबैलेंस भी कह सकते हो या फिर स्केलेटल इक्वेशन भी। कंफ्यूज नहीं होना है अगर कहीं पे स्केलेटल लिखा हो, 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज स्केलेटल इक्वेशन। तब आप बहुत दिमाग लगाओ और घबरा जाओ, अरे सिंपल सी बात है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को ही क्या कहेंगे? स्केलेटल इक्वेशन। डन? एनी डिफिकल्टी इन इट? अब एक बात याद रखनी है, ये जो इक्वेशन होता है ना इसमें क्या होता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होगा और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होगा? सिंपल सी बात है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स विल बी इक्वल। क्या हो गए? इक्वल। दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए एक एलिमेंट के, तब वो बैलेंस होगा। अब ये अनबैलेंस्ड एक तरीके से, इमेज में अगर हम देखें दोनों तरफ सेम होंगे तो बैलेंस कहलाएगा। देखते हैं कुछ चीज़ें और जानते हैं। एक खास बात और वो ये है, अगर number of various elements in reactants and products are equal, we can say that balanced chemical equation has equal masses of various elements in reactants and products. सिंपल सी बात है बच्चों, इस पे आपके एग्जाम में सवाल भी आएगा। मास ऑफ रिएक्टेंट्स, जब एक केमिकल इक्वेशन होता है ना जो बैलेंस्ड होता है, तब टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स विल बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ऐसा क्यों भला? क्यों क्यों? सोचिए सोचिए। क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई होता है केमिकल इक्वेशन पर, केमिकल रिएक्शन पर। देखिए मैं बताती हूँ कैसे। एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ 1 or more एलिमेंट्स। यहाँ पर एक रिएक्शन दे रखा है N2 + H2 gives you NH3, ठीक है। देखिए नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है इसमें। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स की तरफ देखें हमने तो 2 नाइट्रोजन है, पर यहाँ पर तो एक ही है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, पर यहाँ पर तो 3 है। तो नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ इक्वल नहीं है, तो ये रिएक्शन क्या है? अनबैलेंस्ड है। क्या है बच्चों? अनबैलेंस्ड है। इसका मतलब अनइक्वल मासेस होंगे इसके, रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के। जैसे रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा तो फिर इक्वल हो जाएगा। अब आप बोलोगे मैम कैसे? मैं अब आपको एक एक करके रिएक्शंस बैलेंस करना समझाती हूँ। क्या होता है रिएक्शंस में बताती हूँ, तैयार हैं आप? फॉर एग्जाम्पल आपको एक रिएक्शन दे रखा है और आपको देख के बताना है कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं, ठीक है। देख के बताइए जरा, सोचिए, देखते ही आपको समझ आएगा कुछ, क्या पता आए या ना आए। तो सिंपल सा काम करना, और वो है हम सबसे पहले देखेंगे इस रिएक्शन में कौन कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व है।
ठीक है, नेम ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व है देखिएगा। पहले साफ नजर आ रहा है जिंक, फिर हाइड्रोजन नजर आया, हाइड्रोजन के होते क्या नजर आया, सल्फर नजर आया, और फिर नजर आया ऑक्सीजन। अगर आप गौर से देखोगे ना बच्चों, रिएक्शन में क्या क्या है ये समझ ही नहीं पाओगे अगर एलिमेंट्स के सिंबल्स ना पता हो। पता होने इसीलिए मैंने कहा जरूरी है। जिंक का सिंबल क्या है, Zn, हाइड्रोजन का H, सल्फर का S, ऑक्सीजन का O। क्लियर है ये बात। सबसे पहले एलिमेंट्स के नाम लिख लो आप जो जो इन्वॉल्व है, फिर लिखो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होते हैं बच्चों, रिएक्टेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स। राइट हैंड साइड में क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं कि नहीं। अब अपने को बस इतना देखना है, जिंक लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, साफ देखिए ढूंढिए। एक नजर आ रहा है यहाँ पे तो लिख दिया एक, राइट हैंड साइड पे भी एक नजर आ रहा है, तो मतलब जिंक इज बैलेंस्ड इन बोथ द एंड्स। हाँ है ना। आगे बढ़िए, हाइड्रोजन की तरफ 2 हाइड्रोजन नजर आए, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन नजर आए तो लिख दो, लेफ्ट हैंड साइड भी 2, राइट हैंड साइड भी 2। सल्फर की बात करें, 1 सल्फर, वहां पर भी 1 सल्फर, 1 सल्फर, 1 सल्फर। ऑक्सीजन देखिएगा, 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। अगर गौर से देखो तो दोनों ही तरफ सारे ही एलिमेंट्स, बोथ द प्लेसेस नंबर ऑफ एटम्स आर हैविंग सेम नंबर। तो ये रिएक्शन है बैलेंस्ड। क्या है ये, बैलेंस्ड। मैं एक ऐसे बच्चे को जानती हूँ, कई बच्चे ये गलती कर देते हैं, बल्कि बोलते हैं बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। कभी कभी रिएक्शन बैलेंस्ड होता है ऑलरेडी, उसको बैलेंस करने में लगे हुए होते हैं। बेटा चेक करो पहले कि बैलेंस्ड है कि नहीं, फिर सोचो ना कि बैलेंस करना है कि नहीं। बिना चेक किए नहीं करते। ठीक है, अब देखो कि कहाँ अनबैलेंस्ड है, फिर उसको बैलेंस करेंगे। बेसिक मैथ्स लगाएंगे और हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बच्चों, हिट एंड ट्रायल मेथड। इस रिएक्शन को देखिएगा जरा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तभी तो समझ पाएंगे। H2 + O2 गिव्स H2O। एक रिएक्शन दे रखा है, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। अब बताइए एलिमेंट्स कौन से इन्वॉल्व है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। सिंपल। मैं सब लिख नहीं रही हूँ क्योंकि हमें अब साफ नजर आ रहा है। एलिमेंट्स के नाम हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, उनके सिंबल्स मैंने लिख दिए H और O। अब LHS साइड में क्या है, RHS में क्या है। लेफ्ट हैंड साइड में मुझे 2 हाइड्रोजन नजर आ रहे, राइट हैंड साइड में भी 2। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। अब देखिए जरा, साफ नजर आ रहा है कि ऑक्सीजन बैलेंस्ड नहीं है। हमें ऑक्सीजन बैलेंस करना होगा। क्या करना होगा, हमें ऑक्सीजन बैलेंस करना होगा। चलिए, अगर ऑक्सीजन को 1 को हमें 2 करना है तो इंटू 2 कर दे वाला, 2 इंटू 2 कर देंगे तो ये भी तो इंटू हो जाएगा, है ना। इंटू 2 कर देंगे अगर हम, यहाँ पर अगर हम 2 लगा देते हैं तो देखिए जरा, अब रिएक्शन देखिए। अब हाइड्रोजन देखो, LHS में 2 हैं और RHS में 4 हो गए हैं, और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 और वहां पर भी 2। क्या ये रिएक्शन सही बैलेंस हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि अब यहाँ पर बच्चों हाइड्रोजन का बैलेंस बिगड़ गया कि नहीं। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, हाइड्रोजन के 2 को 4 करना होगा। कैसे, 2 × 2 = 4 कर दिया। अब बताइए, चेक कीजिए, 4 हाइड्रोजन, यस 4 हाइड्रोजन, राइट हैंड साइड भी 4 हाइड्रोजन। बेटा अब आप पूछोगे मन में मुझे, मैम क्या सारे रिएक्शंस का हम ऐसे बॉक्स बनाएं जैसे आपने यहाँ बनाया था, ऐसे हम बॉक्स बनाए, LHS RHS लिखे, अगर अनबैलेंस्ड हो तो मल्टीप्लाई करें। बेटा डिपेंड करेगा कि एग्जाम में सवाल कैसे आए। जनरली 1 मार्क क्वेश्चन आता है, आपको सही रिएक्शन बैलेंस करना है। एक ही सवाल आए तो आप बढ़िया से टेबल बनाइए और फिर उसे हिट एंड ट्रायल मेथड से उसे अप्लाई कीजिए। ठीक है, और जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती चली जाएगी ये इतना ज़्यादा काम भी नहीं होगा, आपको बॉक्सेस बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हुआ फाइनल, अगर हमें बैलेंस करना हो तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों तरफ 4-4 हाइड्रोजन है और दोनों तरफ 2-2 ऑक्सीजन है। इस तरीके से अब जाके हाँ भाई रिएक्शन बैलेंस हो गया, ये हमने वेरीफाई कर लिया। ऐसे आप टेबल बनाकर रिएक्शन बना सकते हो। ठीक है, समझे कैसे रिएक्शन बैलेंस करना है। थोड़ी बहुत कमी रह गई तो एक और रिएक्शन बैलेंस करके देखते हैं जरा। चलिए, तो रिएक्शन देखा, रिएक्शन देखते रिएक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व है देखिए। एलिमेंट्स के सिंबल्स लिख लो, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। अब देखो LHS लिख लो, RHS लिख लो। जल्दी जल्दी देखो, कितने कार्बन, 1 कार्बन। यहां पर देखिएगा 1 कार्बन। आगे देखिए हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, 4। यहां पर हाइड्रोजन 2। लिखते वक्त ही समझ आ जाता है कि भाई बैलेंस नहीं हुआ है। ऑक्सीजन देखिए 2 और वहां पर ऑक्सीजन 1।
यहाँ पर एक और ये दो, 3 ऑक्सीजन है कि नहीं। अब क्या करें, ध्यान से हम देखें तो हाइड्रोजन भी बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं है। तो हम क्या करते हैं, पहले किसी एक को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम एक को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें 2 और 3 इसको बैलेंस करने के लिए इस तरफ कर देते हैं ×3 और इस तरफ कर देते हैं ×2। ठीक है, तो हमें ऑक्सीजन के पास यहाँ पर ×3 करना है और यहाँ पर हमें ऑक्सीजन के पास 3 तो है ही, है ना, तो यहाँ पर हम कर देते हैं ×2। क्लियर, एनी डिफिकल्टी इन दिस, कोई प्रॉब्लम बताइए बताइए, होनी तो नहीं चाहिए बच्चों। ठीक है, हम कोशिश करके देख रहे हैं हम, पर फिर अगर यहाँ मैंने 2 लगाया तो कार्बन का बैलेंस बिगड़ गया। एक काम करते हैं, ठीक है, एक काम करते हैं, ऑक्सीजन तो यहाँ पर भी है कि नहीं, तो यहाँ 2 लगा लिया जाए। ठीक है, तो देखिएगा अब गौर से अगर हम देखें, 2 यहाँ पर और 2 और यहाँ 3, 5, इधर देखिए 3 2 6, क्या बैलेंस हुआ या नहीं हुआ। देखिए जरा, उधर 4 ही है, इधर 5 ही है, तो बात नहीं बन पाई है। और देखते हैं तरीके, देखते हैं कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं। हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। RHS में 2 है तो हमने वहां पर 2 लगा दिया, 4 हाइड्रोजन हो गए हैं, यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन है, तो ×2 करने की वजह से हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया भाई, पर ऑक्सीजन में अभी भी दिक्कत है। तो क्या किया जाए, यहाँ पर 3 2 6 और यहाँ पर 2 और 2 4। अब क्या करें, 2 और चाहिए, कितने और चाहिए, 2 और। तो हम एक काम करते हैं, जरा गौर से 2 यहाँ लगा देते हैं। अब देखिएगा 4 और 2 6 और यहाँ पर 3 और 2 6, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए, एनी डिफिकल्टी ना हो। पर अब दोबारा चेक करो कि सब बैलेंस हुए कि नहीं। कार्बन 1 है पर यहाँ पर कार्बन 2 है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको भी 2 करना पड़ेगा। किया कि नहीं, अब दोबारा चेक करो। ऐसे आपको, इसी को तो कहते हैं दोबारा बार बार चेक कर रहे हैं ना हम, तो हम कर रहे हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। कौन सा मेथड कहलाएगा ये, हिट एंड ट्रायल। चेक कर करके ट्राई कर रहे हैं कि भाई ठीक होगा कि नहीं होगा, इसीलिए इसे कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। अगर आप टेबल्स बनाते चले जाएं, काफी लंबे टेबल्स आप बना सकते हो, है ना। और फिर हमारा मेन मोटिव होता है रिएक्शन को बैलेंस करना, समझे कि नहीं समझे। अब देख लीजिए हिट एंड ट्रायल मेथड में फाइनली CHO बैलेंस हुए कि नहीं। अगर नहीं हुए तो देख लेंगे, पहले 2 कार्बन यहाँ 2 कार्बन यहाँ नजर आ गए मुझे। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पर 6 है और यहाँ पे 2 और 2 4 ही हैं, और ऑक्सीजन देखिएगा 6 और यहाँ पर 2 2 4 4 + 2 6। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करना रहता है। तो क्या किया जाए, अगर इस 2 को मैं 4 कर दूं तो देखिए क्या होगा, 4 2 8 हाइड्रोजन और वहां पे भी 4 2 8 हाइड्रोजन कर दिया। पर हाइड्रोजन तो 8 हो गए हैं, हाइड्रोजन तो 8 हो गए हैं, पर ऑक्सीजन बैलेंस हुआ कि नहीं। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ पे 2 + 4 6 है और 6 + 4 10 हो गए हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको 4 कर देते हैं। क्या करेंगे, इसको 4 कर देंगे। अब देखिएगा 4 2 8 8 ऑक्सीजन और यहाँ पर भी 4 और 2 + 4 8 ऑक्सीजन हुआ कि नहीं। तो ऑक्सीजन भी हमने यहाँ पर, अब देखिएगा जरा, कार्बन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस। रिएक्शंस मुश्किल होंगे, आपको हिट एंड ट्राई करके देखना होगा, समझे कि नहीं समझे। बस चेक करना होगा कि भाई क्या सेट बैठ रहा है मेरे लिए। ओके, तो देखिए कार्बन दोनों तरफ 2 2 मुझे नजर आ रहे हैं, हाइड्रोजन मुझे 4 2 4 8, यहाँ पर 4 2 8 नजर आ गया भाई। और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ पर 4 2 8 2 + 4, तो ऑक्सीजन भी बन गया है हमारे 8 8, हमने बैलेंस कर दिया है। तो हाँ, तीनों ही एलिमेंट्स दोनों ही तरफ बैलेंस्ड हो गए हैं। ऐसे बच्चों, ऐसे हमें करना होगा प्रॉपरली। आपको ना रिएक्शन देखना है, उसको देखना है कि एलिमेंट्स कितने कितने हैं एटम्स, और फिर उन्हें हम बैलेंस कर देंगे। बताइए समझ आ रही है कि नहीं कहानी। हिट एंड ट्रायल मेथड दिमाग में घुसा है नहीं। चलो एक काम करते हैं, एक रिएक्शन और बैलेंस करके देखते हैं। देखिएगा जरा, CuSO4 + NaOH gives you COOH taken twice + Na2SO4। क्या क्या है, कॉपर नजर आया, सल्फर नजर आया, ऑक्सीजन नजर आया, सोडियम नजर आया और हाइड्रोजन नजर आया। ओके, बस अभी हमें देखना है कि क्या क्या है। कॉपर 1 है, यहाँ पर कॉपर 1 है, सल्फर 1, यहाँ पर सल्फर 1, ऑक्सीजन 4 और 1 5, यहाँ पर देखिए 2 और 4 6, सोडियम देखिए 1,
और यहाँ पर सोडियम 2, हाइड्रोजन देखिए 1 और यहाँ पर हाइड्रोजन से 2। तो अगर हम गौर से देखें तो ऑक्सीजन, सोडियम और हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, इन्हें हमें बैलेंस करना होगा। तो एक एक करके शुरू करते हैं। हम सबसे पहले काम करते हैं, सोडियम को बैलेंस करेंगे। यहाँ पर 2 सोडियम है तो यहाँ पर भी 2 सोडियम आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 2 सोडियम। अब देखिएगा, अब रिएक्शन में फिर से लिखिए। ओके, ये फर्स्ट स्टेप हो गया बच्चों। फर्स्ट स्टेप में हमें पता चल गया कि कौन से बैलेंस नहीं है। फिर हम सेकेंड स्टेप लिखेंगे। सेकेंड स्टेप में देखेंगे जो हमने ऐड किया उसके बाद क्या हुआ, कॉपर, सल्फर, ऑक्सीजन, सोडियम, हाइड्रोजन। ठीक है, कॉपर तो वही रहा, ठीक है, एक एक ही है दोनों तरफ। सल्फर देखिएगा, ये भी एक एक ही है दोनों तरफ अब तक। ऑक्सीजन हमने यहाँ पर 4 दिख रहे हैं आपको और यहाँ पर 2, 6 हो गए हैं, ठीक है। और इधर 2 और 4, 6, ऑक्सीजन दोनों तरफ 6 हो गए हैं भाई। सोडियम देखिए 2 सोडियम और यहाँ पर भी 2 सोडियम। हाइड्रोजन देखिएगा 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन। अरे दोनों तरफ बैलेंस हो गया। तो हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड सक्सेसफुल हो गया और हमारा ये रिएक्शन सही तरीके से बैलेंस हो गया। अब समझ में आया क्या करना है। आप यहाँ पर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स भी लिख सकते हो, LHS RHS भी लिख सकते हो। ऐसे रिएक्शंस को बैलेंस किया जाता है बच्चों, प्रैक्टिस से ही बात बनेगी, हाँ या ना। अब आपको कंफर्टेबल महसूस हो रहा होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और एक आखिरी रिएक्शन बैलेंस कर देते हैं। कंफ्यूजन जो थोड़ी बहुत होगी आपके मन में तो मिट जाएगी। सबसे पहले रिएक्शन देखा, एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट, आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, 3 एलिमेंट्स हैं यहाँ पर। देख लीजिए भाई किसमें कितना दम। लेफ्ट हैंड साइड में 1 आयरन, राइट हैंड साइड में 3। तो यहाँ पर हेडिंग लगा लोगे आप LHS RHS। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2, ऑक्सीजन 1 और यहाँ पर 4, ठीक है। तो देखिए अगर हम गौर से, तो आयरन भी बैलेंस नहीं है और ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं है। तो हम पहले क्या करते हैं, आयरन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पर मैंने 3 लगा दिया, 3 लगा दिया, ठीक है। तो दोनों तरफ 3-3 हो गए, ठीक है। तो हम सेकेंड स्टेप लिखते हैं। फर्स्ट स्टेप हो गया, अब सेकेंड स्टेप सेम चीज करनी है, आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, LHS RHS। यहाँ दोनों तरफ आयरन 3-3 हो गए, हाइड्रोजन देखिएगा 2 और 2 हैं, बिल्कुल है। ऑक्सीजन देखिएगा 1 और यहाँ पर 4। अब इस ऑक्सीजन को बैलेंस करना बनता है। तो अब हम थर्ड स्टेप में क्या करें, देखिएगा जरा गौर से हमें क्या करना है। अब थर्ड स्टेप में हम, क्योंकि हमारा ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर 4 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर भी हमें 4 ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो मैं अभी देखती हूँ मैंने क्या किया, 3 आयरन, 3 आयरन, 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन देखिएगा 8 हाइड्रोजन, पर यहाँ पर 2 ही है हाइड्रोजन। अब हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना होगा। दोबारा लिखिए, आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फिर लिखिए LHS और RHS। अब देखिएगा आयरन तो 3-3 है ही, ऑक्सीजन 4-4 है ही। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 और यहाँ पे 8 है, तो क्या करें, देखिएगा जरा, यहाँ पर LHS में 8 हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, इसको भी 8 कर देते हैं, 4 2 8। अब बताइए जरा, दोनों तरफ 8-8 हाइड्रोजन हो गए हैं और हमारा फाइनल बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हमारे सामने हमें नजर आ रहा है। अब आप समझे बच्चों रिएक्शंस कैसे बैलेंस करते हैं। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, जैसे जैसे आपको आदत होती चली जाएगी आपकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, क्लियर। फिर आपको सारे टेबल्स भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ेंगे और अगले टॉपिक की ओर, जो कि है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कई बच्चों को बैलेंसिंग में बहुत दिक्कत आती है, पूरा चैप्टर समझ लेते हैं, थियरी याद आती है, समझ जाते हैं, पर जैसे ही बैलेंसिंग का सवाल आए दिमाग घूम जाता है। इसीलिए मैंने बच्चों आपको इनफ प्रैक्टिस भी कराई है, साथ के साथ कराई है कि नहीं। रिएक्शन देखते आप बैलेंस कर पा रहे हो कि नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। ओके और अगर किसी के मन में सवाल है कि मैम हमें टेबल बना के रिएक्शन को बैलेंस करना है या हम ऐसे नॉर्मली भी कर सकते हैं, बेटा आज सवाल कितने नंबर पे आता है वो डिपेंड करेगा, और आपको टेबल के साथ रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी। डोंट बिकम ओवर कॉन्फिडेंट, क्योंकि कभी भी किसी से भी गलती हो सकती है। 1 2 3 4 छोटे नंबर है, इधर के उधर हो गए तो मतलब ही बदल जाएगा, रिएक्शन का बैलेंस ही बिगड़ जाएगा। तो प्लीज़ टेबल बनाकर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिनेशन में ज़रूर टेबल बनाकर ही कीजिएगा, ठीक है, ताकि
कोई भी गलती की गुंजाइश ना रहे। बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में मैं ज़रूर यही कहूँगी कि आपको टेबल बना के एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कर लेना चाहिए कि जो आपने किया है वो ठीक है कि नहीं। ओके तो चलिए फिर अब अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं हम, और वो है केमिकल रिएक्शन को जाना, केमिकल इक्वेशन को जाना। तो अब वक्त है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को जानने का। कितने अलग अलग प्रकार के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, क्या आप जानते हैं बच्चों? देखिए जरा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कितने होते हैं, गौर से नाम देखिए, समझिए। आई होप आपको याद है कि नहीं, पता चल जाएगा, नाम देखिएगा जरा। सबसे पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या टाइप है बच्चों? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड टाइप इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद आया डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एंड देन नंबर 3 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है बच्चों ये? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड नंबर 4 डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड देन कम्स नंबर 5 विच इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ये 5 नाम, ये टर्म्स, इनका मतलब, इनके एग्जाम्पल्स दिमाग में फिट करने हैं हमें इन 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को समझना है और इन्हें समझ लेना है अच्छी तरीके से एग्जाम्पल्स के द्वारा। तैयार हो आप? अब आप बोलोगे मैम डेफिनेशन रटने पड़ेंगे क्या? कोई ज़रूरत नहीं है रटने की, एक बार जो समझ में आ गया तो फिर रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, एक बार जो पूजा मैम ने कमिटमेंट कर दिया है ना, तो फिर अब आपको सिर्फ दिमाग की खिड़की खोलो और समझो बस। और हाँ, जल्दी से बोर मत हो। आपको ये नहीं लगना चाहिए अरे मैम ये तो मुझे आता ही है, ये तो मुझे आता ही है। अगर आता है तो एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए ना, प्रॉपर रिवीजन होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं? गलती की गुंजाइश ही नहीं बचनी चाहिए। चलिए फिर जल्दी जल्दी कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रेडॉक्स रिएक्शन को समझ लिया जाए। सबसे पहले नाम क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए जरा, व्हाट एग्जैक्टली इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? नाम में ही काम हो जाना है। कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन होना। क्या होना? कंबाइन होना, 2 लोगों का जुड़ना। अब आप बोलोगे हम 2 ही लोग जुड़ सकते हैं, 3 लोग नहीं जुड़ सकते? हाथ पकड़ के बिल्कुल जुड़ सकते हैं। तो 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म 1 सब्सटेंस। समझ रहे हो? 2 से ज्यादा कितने भी सब्सटेंसेस कंबाइन करेंगे और एक सब्सटेंस बना देंगे। प्रोडक्ट में एक ही सब्सटेंस बनना है, ठीक है? आप बस ये याद रखो, A + B गिव्स यू AB। समझ रहे हो? 1 2 3 कितने भी सब्सटेंसेस को मिला लो और फाइनल जो बनेगा वो एक ही सब्सटेंस बनेगा। ऐसे रिएक्शन को कहेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहेंगे बच्चों? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इज इट क्लियर? एनी डिफिकल्टी इन इट? होनी तो नहीं चाहिए, बहुत सिंपल है। 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म 1 सब्सटेंस, देन इट इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। अगर ये A + B = AB याद रहा तो डोंट यू थिंक आप अपने आप डेफिनेशन लिख लोगे? 2 या 2 से ज्यादा चीजें कंबाइन होंगी, एक नया सब्सटेंस बना देंगी। अब आप बोलोगे मैम थोड़ा और पक्का करा दो ना। अभी हो जाएगा पक्का। एग्जाम्पल्स देख लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है बच्चों, ये आप कोई भी लिख सकते हो इनको एग्जाम में। मैग्नीशियम + ऑक्सीजन गिव्स यू मैग्नीशियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन + ऑक्सीजन गिव्स यू वाटर, कार्बन + ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड, H2 + Cl2 gives you 2HCl, that is hydrochloric acid, and then sodium + chlorine gives you sodium chloride। अगर आप गौर से देखो, 2 सब्सटेंसेस लिए और एट द एंड रिजल्ट देखो, प्रोडक्ट देखो, एक ही है। क्या है बच्चों? एक ही है। सो समझ गए कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही हो रहा है इनके साथ। समझे कि नहीं समझे? बड़े आसान है ये तो, हाँ है ना? अब आगे बढ़िए और एक इंटरेस्टिंग से काम करते हैं अब हम, और वो ये है कि बच्चों ये मैं अब आपको अपने चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझाने वाली हूँ जो आपको ध्यान से समझनी है। आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी दे रखा है ये डू यू नो। क्या है बच्चों ये? डू यू नो। ओके, इसके बारे में हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम एक्टिविटीज़ की बात करेंगे, ठीक है? वहाँ पे मैं आपको बताऊंगी ये एक्टिविटीज़ के साथ ही मैं आपको ये डू यू नोज भी बता दूंगी, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं हम। ओके, आगे बढ़ते हैं। और अगर हम देखें इस रिएक्शन में एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन में है, वो है CaO + H2O gives you CaOH taken twice. Quick lime when combined with water forms slaked lime. ये एक केमिकल रिएक्शन है जो यहाँ से आपको सीखना है, जो कि है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। CaO + H2O gives CaOH taken twice. स्लेकेड लाइम का फॉर्म हो जाना एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अभी के लिए यहाँ पे अपने ये काम की चीज़ है,
ठीक है। और फिर इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या करना है आगे, ये कहाँ काम आएगा, ये मैं आपको डू यू नो एक्टिविटीज के साथ समझा दूंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्लियर है। अब वक्त आ गया है डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। किसका बच्चों? डीकम्पोजिशन। नाम में ही काम हो जाएगा यहाँ पर। एक चीज याद रखो, कॉम्बिनेशन समझ गए, उसका ऑपोजिट है डीकम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन का ऑपोजिट ही है डीकम्पोजिशन। ये बात दिमाग में फीड कर लीजिए, याद हो गई है। चलिए रिएक्शंस देखेंगे, समझ जाएंगे। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होना है, दोज रिएक्शंस, उसका ऑपोजिट क्या है, एक सब्सटेंस विल बी ब्रोकन इनटू टू और मोर सब्सटेंसेस। हाँ या ना? कॉम्बिनेशन में दो सब्सटेंसेस कंबाइन हो रहे थे, एक नया सब्सटेंस बन रहा था। डीकम्पोजिशन में एक सब्सटेंस टूट कर बिखर कर दो या तीन सब्सटेंसेस में बिखर जाएगा। इसे हम कहेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। बड़े ही काम का रिएक्शन है ये, बहुत बहुत जगहों पर ये काम आता है, पता है, बहुत जगहों पर। अब आप बोलोगे मैम कैसे, जरा बताइएगा। अभी सुन लीजिए। डीकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए मैं नोटेशन बता दूं आपको। वहां पर a प्लस बी इज इक्वल टू ए बी याद रखा था, यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। उसका ऑपोजिट है कि नहीं? बन गया ना डीकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए अब मैं आपको डीकम्पोजिशन रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ। एक चीज बिखरेगी और दो तीन चीजों में बट जाएगी, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बन जाएगा CaO प्लस CO2। बिखर गया कि नहीं? देखिए KClO3 बिखर गया है KCl और ऑक्सीजन में। पोटेशियम क्लोराइड की बात हो रही है यहाँ पर, देखिए कैसे पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन अलग अलग हो गया। वेयरएज आयरन सल्फेट, ओके, FeSO4 देखिएगा कैसे Fe2O3 SO2 और SO3 बिखर गया। यहाँ पर 3 सब्सटेंसेस नहीं आए, यहाँ पर 2 आ गए स्प्लिट अप होके। Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात करें, कैसे एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन अलग हो रहे हैं, इसमें देखिएगा स्प्लिट अप हो रहा है ना। अब बच्चों एक खास बात बताना चाहूंगी मैं आपको। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हम देख रहे हैं कैसे एक सब्सटेंस ब्रेक होकर दो या तीन सब्सटेंस में बिखर रहा है, तो क्यों ना हम कुछ एग्जाम्पल्स भी देखें। और एग्जाम्पल्स तो देखे हैं, अब बारी आ गई है टाइप्स समझने की। किसको समझने की? टाइप्स को समझने की। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में 3 टाइप है बच्चों। कितने? 3। और ये तीनों हमें को पता होनी चाहिए। तीनों में होगा भाई, एक चीज बिखर के दो या तीन चीजों में बिखर रही है, पर आपके मन में सवाल आएगा मैम ये क्या करने से बिखरेगी, ऐसे अपने आप थोड़ी बिखरेगी। ठीक है, ये पेन अगर तोड़ना है तो अपने आप बैठे बैठे थोड़ी टूट जाएगा, जोर लगाना पड़ेगा बहुत सारा, हाँ है ना। सिमिलरली डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी 3 तरीके से हो सकती है। पहला तरीका है हीट करने पर। किस पर? हीट करने पर। हीट मतलब थर्मल डीकम्पोजिशन उसे हम कहेंगे। क्या कहेंगे? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सो बच्चों थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन बड़े काम की चीज है। यहाँ पर हीट करने से जो सब्सटेंस था वो बिखर कर टूट कर नए सब्सटेंसेस में बन जाएगा। इट इज कॉल्ड एज थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आई होप यू गॉट दिस क्लियर। क्या होगा यहाँ पर देखिए, एग्जाम्पल बताती हूँ। लेड नाइट्रेट, एक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन को हमने हीट करने पर लेड ऑक्साइड अलग, NO2 अलग, ऑक्सीजन अलग। समझे कैसे? लेड नाइट्राइड देखो यहाँ पर इसे हीट किया जा रहा है और ये बिखर जाएगा, NO2 गैस निकलेगी, PbO अलग, लेड ऑक्साइड अलग, ऑक्सीजन अलग। बड़े काम का रिएक्शन है ये। यहाँ पर हुआ क्या, हीट करने पर ही ये स्प्लिट अप, ये डिकम्पोजिशन पॉसिबल हो पाया है, इसीलिए इसे थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग देन इट इज कॉल्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन। इजी है कि नहीं? ओके, अब आप बोलोगे मैम जरूरी थोड़ी है कि हम हीटिंग से ही करें, बिजली पास कर दे तो? बिल्कुल, बिजली पास करने पर भी डिकम्पोजिशन हो सकता है ऑन पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट देन दैट प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइसिस। व्हाट विल इट बी कॉल्ड? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑलरेडी यंगर क्लासेस में सीख चुके होगे आप, हाँ या ना। होगा क्या यहाँ पर, बिजली पास करने पर एक चीज बिखर जाएगी और वो चीज क्या होगी? एग्जाम्पल ले लो, पानी, वाटर। आप बताओ अगर आपके हाथ में एक गिलास पानी है, आपको कोई बोले इसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग कर, पता है ना सबको H2O इज नथिंग बट वाटर। मुझे हाइड्रोजन अलग चाहिए, ऑक्सीजन अलग चाहिए, क्या आप छालनी में से छान छान के हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे। फिजिकल मेथड से नॉट पॉसिबल, केमिकल मेथड से, विच इज नथिंग बट पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पानी में बिजली पास करेंगे और कुछ कंडीशंस इलेक्ट्रोलिसिस करने पर देखना कैसे अलग अलग, हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग, हाइड्रोजन गैस अलग आ जाएगी, ऑक्सीजन गैस अलग। इलेक्ट्रोलिसिस का एक बार आप ये
एपरेटस देख लीजिए, एक बीकर होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड। इलेक्ट्रोड है, 2 बीकर्स हैं, एनोड और कैथोड। ओके, अब इसे हमने बिजली से कनेक्ट कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है तो वोल्टेज दे देंगे हम इसको इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए, बैटरी से इसको कनेक्ट कर देंगे। किससे कनेक्ट कर दिया? बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ओके, यहाँ पर एनोड को मैंने कनेक्ट किया पॉजिटिव टर्मिनल से, कैथोड को मैंने किया नेगेटिव टर्मिनल से। अब इसमें पानी है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का होना बहुत जरूरी है, जो कि यहाँ पर है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। अब क्या होगा, बिजली पास करने पर धीरे धीरे हाइड्रोजन गैस अलग जाने लगेगी, ऑक्सीजन गैस अलग जाने लगेगी। अलग अलग जगहों पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। देखिए H2O हाइड्रोजन गैस का निकलना, ऑक्सीजन गैस का निकलना, ये पॉजिटिव नेगेटिव ऑपोजिट से अट्रैक्ट, तो देखना नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव चल जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव, और ऐसे जाने लगेंगे। और कैसे? गैसेस रिलीज होंगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब वक्त आ गया है, बिजली पास करके देख ली, हीट करके देख लिया, एंड नाउ वी आर गोइंग टू पास सनलाइट। हम क्या करेंगे? सनलाइट को पास करेंगे। उस डिकम्पोजिशन को कहा जाएगा फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन, इसके लिए एक्टिविटी भी दे रखी है बच्चों टेक्स्ट बुक में, वो भी बताऊंगी मैं आपको। अगर हम सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रख दें तो सिल्वर अलग, क्लोरीन अलग। सिल्वर क्लोराइड का वाइट कलर जब हम सनलाइट की प्रेजेंस में उसको छोड़ देंगे ना, तो पता है क्या है, सिल्वर अलग क्लोरीन अलग हो जाएगा। क्लोरीन येलोइश ग्रीन कलर साफ नजर आएगा, दोनों अलग हो जाएंगे। क्या कर रहे हैं हम? सनलाइट में छोड़ने पर। सिमिलरली सिल्वर ब्रोमाइड की बात अगर हम करें, सिल्वर अलग, ब्रोमीन अलग, रेडिश ब्राउन कलर का ब्रोमीन हमें अलग नजर आएगा। अब आप बोलोगे मैम इसका नाम फोटो डिकम्पोजिशन क्या है? पता है क्यों? क्योंकि ये हमारे काम आएगा ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। कहाँ काम आएगा बच्चों? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। बच्चों इंटरनल का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में क्या काम आता है या कौन सा डिकम्पोजिशन होता है, तब हमें ये रिएक्शंस पता होने चाहिए। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत इसमें? तीनों टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन आर क्लियर, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिसिस एंड फोटो डिकम्पोजिशन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर अगले रिएक्शन की ओर, जो कि है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। घबरा गए नाम सुन के? अरे बड़ा आसान है, प्लेस बदल रही है किसी की, डिस्प्लेसमेंट। कैसे बदलेगी? एक जगह दूसरी चीज कैसे आ सकती है, किस बेसिस पे आ सकती है? देखिए बता देती हूं मैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है बच्चों? इन दिस रिएक्शन वन एलिमेंट टेक्स प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट। एक एलिमेंट दूसरे की जगह ले रहा है, उस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट नाम दे दिया। एग्जाम्पल नोटेशन देखिए, ए बी प्लस सी गिव्स यू ए प्लस बी सी। देखो ए और बी यहाँ पर साथ है, सी से कंबाइन होने पर क्या हुआ देखिए, ए अलग हो गया। ठीक है, ए अलग हो गया, सी ने आके ए की जगह ले ली और बी सी बन गया। क्या हुआ? सी ने आकर ए की जगह ले ली तो ए अलग हो गया और बी सी बन गया, डिस्प्लेस हो गया। व्हाट हैपेंड? सी हैव डिस्प्लेस्ड ए। अब आप बोलोगे मैम ऐसे कैसे, ये सी में ऐसा क्या है कि इसने डिस्प्लेस कर लिया ए को? ऐसी क्या ताकत है इसमें? बिल्कुल ताकत है बच्चों। और वो ताकत कैसे समझेंगे हम? बच्चों जब ये रिएक्शंस करने होंगे ना, तो हमें एक चीज पता होनी चाहिए इसके लिए। आई होप आप सभी जानते होंगे, क्लास 8th में भी ने आपने मेटल्स एंड नॉर्मल्स में सीखा होगा, विच इज नथिंग बट रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। क्या है बच्चों ये? रिएक्टिविटी सीरीज। जैसे कि यहाँ ने सी ने ए की जगह ले ली, सी में ऐसा क्या हो कि वो ए की जगह ले सके? वो हाइयर रिएक्टिव होना चाहिए। ए हाइयर रिएक्टिव एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ लोअर रिएक्टिव एलिमेंट। अब आप बोलोगे मैम हाइयर रिएक्टिव लोअर रिएक्टिव कैसे पता चले? ये सीरीज है बच्चों, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, टिन, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये सारे ही इसी ऑर्डर में है। और आपको क्या करना होगा? रिएक्टिविटी सीरीज देखनी है। जो ऊपर है वो नीचे वाले की जगह ले सकता है, बट जो नीचे है वो ऊपर वाले की जगह नहीं ले सकता। बच्चों एक 7th क्लास का बच्चा के 10th क्लास के बच्चे का सवाल का जवाब दे सकता है? नहीं। पर 10th क्लास का बच्चा 7th क्लास के सवाल का जवाब दे सकता है, क्योंकि वो हायर रिएक्टिव, उसे सब पता है, पढ़ रखा है उसने। तो सिमिलरली हायर रिएक्टिव एलिमेंट लोअर रिएक्टिव एलिमेंट की जगह लेगा। ये सीरीज आपको याद रखनी होगी। इसको याद करने के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग निमोनिक्स हैं, आप अपनी मर्जी से इसे याद कर सकते हैं। जैसे मैं एक निमोनिक बता देती हूँ, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, क्योंकि हर गांव अलग और
अलग आलू पकाता है। समझ रहे हो आप? तो ऐसे आप याद कर सकते हो इन चीज़ों को। ओके, सबका अपना अपना तरीका है, आप भी अपने तरीके से इस रिएक्टिविटी सीरीज को याद रख लीजिए, क्योंकि ये याद हो जाएगा तो देखना कितने रिएक्शंस आपसे हो पाएंगे। अब अगर वो रिएक्टिविटी सीरीज याद नहीं तो आगे क्या होगा कुछ नहीं पता, रिएक्टेंट्स देखिए प्रोडक्ट्स नहीं लिख पाओगे, घबरा जाओगे। पर अगर रिएक्टिविटी सीरीज पता है तो आप देख सकते हो कॉपर सल्फेट रिएक्ट्स विद जिंक, तो क्या जिंक कॉपर के ऊपर है या नीचे? देखिए जरा रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक कहाँ है, यहाँ पर, कॉपर कहाँ है, यहाँ पर, तो जिंक कॉपर के ऊपर है तो जिंक कैन इजीली रिप्लेस कॉपर। तो सिंपल सी बात है, क्या होगा प्रोडक्ट, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, क्या हुआ, जिंक ने कॉपर की जगह ले ली है, सिंपल। अब देखिए कॉपर सल्फेट प्लस मैग्नीशियम, अब दोबारा देखिए मैग्नीशियम ऊपर है और कॉपर नीचे, तो आसानी से मैग्नीशियम भी उसकी जगह ले लेगा कि नहीं, तो मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर। सिमिलरली बात करें, हाँ आयरन भी कॉपर के ऊपर है तो आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। लेड और कॉपर की बात करें तो बच्चों लेड भी ऊपर है कॉपर के, लेड क्लोराइड प्लस कॉपर। AgNO3 प्लस Cu, देखिए कॉपर ऊपर है सिल्वर के तो कॉपर नाइट्रेट फॉर्म होगा और सिल्वर अलग से निकल आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हो रहे हैं, समझे कि नहीं समझे? रिएक्टिविटी सीरीज पता है तो आराम से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर सकते हो। कभी कभी ऐसा पूछा जा सकता है, इज दिस रिएक्शन पॉसिबल और नॉट? रिएक्टिविटी सीरीज देखो, अगर लोअर रिएक्टिव एलिमेंट है और वो हायर रिएक्टिव की जगह ले रहा है तो ऐसे नहीं हो सकता, फिर आप बोलोगे नो दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ऐसे सवाल जब आएंगे उनके जवाब भी आप दे पाओगे। अब अगला टाइप ऑफ रिएक्शन आ गया है बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है ये? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज इट एग्जैक्टली? व्हाट हैपेंस ओवर हियर? लेट्स फाइंड आउट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बड़े ही मजेदार रिएक्शन है ये, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं पर बहुत आसान है ये। डिस्प्लेसमेंट का बड़ा भाई है डबल डिस्प्लेसमेंट, 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रही है। कितनी बार हो रही है? 2 बार। कैसे? म्यूचुअली एक्सचेंज कर लेते हैं आयोन्स, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयोन्स अकर। देखिए कैसे, AB प्लस CD क्या होगा, AD से मिल गया, BC से मिल गया, म्यूचुअली एक्सचेंज करके AD प्लस BC फॉर्म कर लिया। म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयोन्स अकर इन दिस रिएक्शंस, ओके, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयोन्स अकर एंड दिस इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यही बात याद रखनी है आपको, एक्टिविटीज के द्वारा भी समझेंगे इसको। अभी के लिए हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एक खास बात बताना चाहूंगी मैं आपको। ओके, a double displacement reaction usually occurs in solution and one of the product being insoluble and precipitate comes out। बच्चों जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं ना तो ज़्यादातर एक प्रोडक्ट जो होगा ना वो मिक्स नहीं होगा और नीचे प्रेसिपिटेट बनकर फॉर्म आ जाएगा। प्रेसिपिटेट क्या होता है सब जानते हो, प्रेसिपिटेट बेटा नीचे फॉर्म होता है जाकर, इनसॉल्युबल प्रोडक्ट को हम कहेंगे प्रेसिपिटेट। क्या कहेंगे? प्रेसिपिटेट। इनसॉल्युबल प्रोडक्ट को, जो प्रोडक्ट जो चीज़ सॉल्यूशन में ना मिले उसे हम कहेंगे इनसॉल्युबल प्रोडक्ट, हाँ या ना, वो कहलाएगा प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, प्रेसिपिटेशन यही रिएक्शन वही होता है जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो। प्रेसिपिटेट क्या होगा, जो इनसॉल्युबल प्रोडक्ट होगा ना वो जाके नीचे कलेक्ट हो जाएगा, उसे हम कहेंगे प्रेसिपिटेट। क्योंकि प्रेसिपिटेट नीचे कलेक्ट होता है इसलिए इसे हम डाउन एरो से डिनोट करते हैं। अगर किसी सब्सटेंस के आगे ऐसे एरो लगा हो डाउन एरो तो इसका मतलब ये है कि वो एक प्रेसिपिटेट है। क्या है? प्रेसिपिटेट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो आप समझ जाओगे। देखिए जरा, रिएक्टेंट्स में 2 चीज़ें हैं, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन्स हो जाएगा और कैसे चीज़ें फॉर्म हो जाएंगी, AgCl NaNO3। ठीक है, AgCl NaNO3। यहाँ पर देखिए बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है कि नहीं? देखिए अल्यूमिनियम क्लोराइड और NH4OH, यहाँ पर अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर जाएगा अमोनियम क्लोरीन से और ये रिएक्शन फॉर्म हो जाएगा। Pb लेड नाइट्रेट और पोटेशियम हाइड्राइड, Pb आयोडीन से रिएक्ट कर जाएगा और पोटेशियम नाइट्रेट से म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन्स हो जाता है। बच्चों हमेशा याद रखिए इन रिएक्शंस में एक प्रेसिपिटेट है। ओके, अब कौन से रिएक्शंस प्रेसिपिटेट्स के कौन से कलर्स याद रखने हैं, आई लेट यू नो, डोंट वरी एट ऑल। ठीक है, अभी के लिए ये रिएक्शंस प्रेसिपिटेट रिएक्शन से ये बात आप समझ जाइए। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। सबसे 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 इंटरेस्टिंग और कुछ लोगों के लिए मुश्किल भी है ये टाइप ऑफ रिएक्शन, बहुत बच्चे इसी को भूल जाते हैं।
कॉम्बिनेशन का उल्टा डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एक बार होता है, 2 बार एक्सचेंज होता है तो डबल डिस्प्लेसमेंट। आसान है। अब बारी आती है अगले टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की, जो कि है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या है बच्चों ये? रेडॉक्स रिएक्शन। क्या होता है इसमें? रेडॉक्स रिएक्शन में बच्चों नाम में ही बहुत कुछ है। रेडॉक्स रिएक्शन में RED भी कुछ डिनोट करता है, OX भी कुछ डिनोट करता है। RED मतलब रिडक्शन, OX मतलब ऑक्सीडेशन। एक बच्चा बोलता है रेडॉक्स पढ़ के लाल बैल है क्या? नहीं बच्चों, लाल बैल नहीं है। रेडॉक्स मतलब रिडक्शन एंड ऑक्सीजन साइमल्टेनियसली अकर, देन इट इज कॉल्ड एज रेडॉक्स रिएक्शन। व्हाट डू वी कॉल इट? रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है बच्चों? अब जरा देखिए, रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अगर साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड एज रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर? अब आप बोलो मैम ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है? ये तो बता दिया कि दोनों साइमल्टेनियसली अकर होंगे, ये भी तो बताओ कि ये है क्या। अभी बता देते हैं बच्चों। आपको ऑक्सीडेशन क्या है जानना जरूरी है, रिडक्शन क्या है जानना जरूरी है, फिर हम और चीजें जानेंगे जैसे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, पहली चीज अर्लियर कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, ये अब आपको दिमाग में फीड करना है, तभी कोई भी रिएक्शन आपको रेडॉक्स का समझ आएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन नाम में लिखा है, ऑक्सी मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ ऑक्सीजन होगा, तो रिडक्शन में क्या होगा? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। होगा कि नहीं? सिर्फ ऑक्सीजन के टर्म्स में ही नहीं, हम इसे हाइड्रोजन के टर्म्स में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर होगा लॉस ऑफ हाइड्रोजन और यहाँ पर होगा गेन ऑफ हाइड्रोजन। समझे? ये ऑपोजिट, एक याद रखो, दूसरा अपने आप ऑपोजिट याद हो जाएगा। ऑक्सीडेशन मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? अब ये जब दोनों एक साथ हो जाएं तो कहलाएगा रेडॉक्स रिएक्शन। एक एग्जांपल दिखाऊं? देखिए, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स यू कॉपर प्लस वाटर। अरे ये क्या हुआ भला? कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स यू कॉपर प्लस वाटर। ध्यान से देखेंगे, कॉपर ऑक्साइड, यहां पर CuO है और प्रोडक्ट साइड जब वो पहुंचा तो Cu बन गया। ऑक्सीजन चला गया भाई कहीं, क्या हो गया? ऑक्सीजन का लॉस हो गया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ। मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या है? रिडक्शन है। Whereas H2 जो यहाँ था वहां जाकर पानी बन गया, H2O बन गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? ऑक्सीडेशन, क्योंकि गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। हाँ या ना? तो देखा, दोनों चीजें हो रही है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो ये रिएक्शन कहलाएगा रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहलाएगा बच्चों? रेडॉक्स रिएक्शन। समझे कि नहीं समझे? आसान है ना? कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। ओके, एंड नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझना होगा और जानना होगा कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। बच्चों याद रखिए, एक रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा, रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा। जान लेते हैं वो क्या है। reducing agent, oxidizing agent. Reducing agent वो होगा which reduces others and gets oxidized itself in a reaction, जो oxidize हो जाएगा। Oxidizing agent क्या होगा? which oxidizes others and gets reduced itself in a reaction. अब आप बोलोगे मैम एक सी बात है, मैं तो बड़ा कंफ्यूज हो गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीजन देगा, उसके पास देने के लिए ऑक्सीजन है, ठीक है, सो ऑक्सीजन देगा, और रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो जो लेगा। ठीक है, देखिए जरा, विच रिड्यूसेस अदर्स एंड गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। ओके, तो हमें अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ना है। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन में याद रखिएगा, रेडॉक्स रिएक्शन इज इक्वल टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिएक्शन देखिए और पहचानने की कोशिश कीजिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा। CuO, इसके पास देने के लिए ऑक्सीजन है और वहां जाकर ऑक्सीजन चला जाता है, इसीलिए इसने ऑक्सीजन दे दिया ना, तो ये बना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन ले लिया यहाँ पर, तो ये बना रिड्यूसिंग एजेंट। वेरस यहाँ पर H2 ऐसा भी उल्टा हाइड्रोजन की बात होगी, यहाँ पर गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। देखिए H2S यहाँ पर S बन गया, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर क्या हो गया? लॉस ऑफ हाइड्रोजन, मतलब ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ये ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ ऑक्सीजन भी होता है और लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी तो होता है। क्लोरीन में क्या हुआ? यहाँ पर देखो HCl बन गया, गेन ऑफ हाइड्रोजन हो गया, यानी कि ये हो गया रिडक्शन। हाँ है ना बच्चों, समझ पा रहे हो आप चीजों को? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट,
जिसके पास देने के लिए होगा वो बन जाएगा, जिसके पास देने के लिए ऑक्सीजन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। ठीक है, हर रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा। समझे कि नहीं समझे? उसी का ऑपोजिट फिर आप आराम से हाइड्रोजन के केस में भी बना सकते हो कि नहीं? तो अब समझ गए होगे आप ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। ऐसे रिएक्शन में मार्क कर लोगे तो आराम से चीज़ें आसान हो ही जाएंगी। हाँ है ना बेटा? एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी है जिसमें ना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ओके, आपके एनटीएससी के हिसाब से ये चीज़ें हैं, बल्कि बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में ये नहीं आएगा, बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, हमने अर्लियर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया है। यहाँ पर क्या होता है बेटा, मॉडर्न कॉन्सेप्ट में इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन होता है जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन रिडक्शन नाम रखा है। ओके, बस मैं बता रही हूँ कि ऐसा भी होता है। ओके, आगे बढ़ जाइए फिर। अब वक्त आ गया है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन रियल लाइफ। ये जो ऑक्सीडेशन हो रहा है क्या ये अकेले हो सकता है? रिडक्शन भी साथ होगा, रिडॉक्स रिएक्शंस कहलाएंगे ये, है ना? तो अब हम जानते हैं इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन रियल लाइफ। क्या हम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में देख पाएंगे ऑक्सीडेशन को होते हुए, और उसकी वजह से हमें कोई फर्क पड़ रहा है, नुकसान है या फायदा है? चलिए जानते हैं बड़े ध्यान से। ऑक्सीडेशन में एक ताकत है कि डैमेज कर दे मेटल्स को या खाने को। ऑक्सीडेशन हैज अ डैमेजिंग इफेक्ट ऑन मेटल्स एज वेल एज ऑन फूड। खाने को भी खराब कर सकता है, मेटल्स को भी खराब कर सकता है ऑक्सीडेशन, जिस वजह से हमें ध्यान रखना होगा। तो अगर खाना खराब हो जाए तो क्या कहलाएगा, मेटल्स खराब हो जाए तो क्या कहलाएंगे? अगर मेटल्स खराब हो जाते हैं, कॉमन इफेक्ट है बच्चों ये ऑक्सीडेशन का, उसे हम कहेंगे करोजन ऑफ मेटल्स। क्या कहेंगे? करोजन ऑफ मेटल्स। और दूसरा होगा बच्चों, खाना खराब होने पर उसे कहेंगे हम रैंसिडिटी ऑफ फूड। क्या कहेंगे? रैंसिडिटी ऑफ फूड। चलिए अब डिटेल में जानते हैं कि करोजन में क्या होगा और रैंसिडिटी में क्या होगा। देखिए जरा। सो बच्चों, करोजन के बारे में जाना जाए। करोजन ये वर्ड ऑलरेडी आपने सुन रखा होगा। करोजन इज नथिंग बट ग्रेजुअली ईटन अप ऑफ मेटल्स। धीरे धीरे मेटल्स खराब होने लगते हैं बच्चों। तो आप ध्यान रखिए कि करोजन एक ऐसा प्रोसेस है इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली। ठीक है, अब आपके मन में सवाल आएगा, अपने आप मेटल ऐसे कैसे ईटन अप हो जाएंगे भाई? ऐसा क्या होगा? बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और ए केमिकल ऑन देयर सरफेस। जो मेटल का जो सरफेस है ना, उसके ऊपर एयर की वजह से, मॉइस्चर की वजह से या किसी केमिकल के एक्शन की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ करोजन रस्टिंग। लोहे का जंग लग जाना रस्टिंग कहलाता है बच्चों। आप सभी ने देखा होगा हमारे घर में कितने सारे आयरन ऑब्जेक्ट्स हैं कि नहीं, जिनको हमने देखा होगा उनको जंग लगते हुए एक रेडिश ब्राउन कलर का लेयर फॉर्म हो जाता है उन पर। हाँ है ना? सो बच्चों, यहाँ पर आपको समझना होगा कि कैसे ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा रस्टिंग में। तो करोजन के लिए याद रखिए, ग्रेजुअली ईटन अप ऑफ मेटल्स बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और एनी अदर केमिकल। ठीक है, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ करोजन इज रस्टिंग। और रस्टिंग कौन से मेटल का होगा? आयरन मेटल का। याद रखिएगा, इस पे बहुत सारे सवाल आ सकते हैं बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा। ठीक है, लोहे को जंग लग जाता है, कैसे लगेगा भला? क्या करें, क्या रिएक्शन इन्वॉल्व है, चले देख लेते हैं। देखिए, रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा। कहा था ना मैंने, दोनों साथ में होते हैं। देखिए जरा कैसे रिएक्शन देखेगा। Fe plus O2 gives you Fe2O3। मैंने कहा था ना कि आयरन एयर से ऑक्सीजन ले लेगा, है ना, और उसकी वजह से यहाँ पर Fe2O3 फॉर्म कर रहा है। साथ में बच्चों H2O भी आएगा, और तब देखना डॉट XH2O होता है। ठीक है, ओके। रस्ट का जो फॉर्मूला है, अगर आपसे कोई पूछे एग्जाम में आ सकता है, तो वो है रेडिश ब्राउन लेयर Fe2O3 डॉट XH2O। यहाँ पर पानी के मॉलिक्यूल जब कंसिडर किए जाए तब ऐसा होता है। ठीक है, रस्ट फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पर देखो कैसे समझाया गया है कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी। आयरन यहाँ पर आयरन ऑक्साइड बन गया तो ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पर O3 एक और रिडक्शन हो गया यहाँ पर। ठीक है, याद रखिएगा
करोजन जब होता है ना, एक नुकसान होता है, डैमेज तो करता ही है। सो करोजन क्या करता है, धीरे धीरे उस लोहे को खराब करने लगता है। इट वीकन्स द आयरन, करोजन वीकन्स द आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट्स एंड स्ट्रक्चर्स सच एज रेलिंग्स, कार बॉडीज, ब्रिजेस एंड शिप्स एक्सेट्रा एंड कट शॉर्ट देयर लाइफ। लोहे की जो जिंदगी है, आयरन की लाइफ को या स्टील की लाइफ को, ये रस्टिंग की वजह से कम हो जाती है उनकी लाइफ, क्योंकि वो खराब होने लगते हैं, डैमेज करने लगता है। हाँ या ना? अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए, मैम करोजन अगर इतना नुकसान करता है तो फिर क्या करें उसको रोकने के लिए? लोहे का जंग लग जाने से क्या होगा, लोहा कमजोर हो जाएगा। हमें लोहे को जंग लगने से रोकना होगा। प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग कैसे करें? रस्टिंग को, लोहे के जंग लगने से हम कैसे बचाएं? इसकी अलग अलग टेक्निक्स है, अलग अलग मेथड्स है, जैसे कि आप ऑयलिंग कर सकते हो, ग्रीजिंग कर सकते हो, पेंटिंग भी कर सकते हो आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। ओके, बट ये सारे मेथड्स ना टेम्पररी होंगे, क्योंकि हो सकता है कि ये फेड ऑफ हो जाए वक्त के साथ, पानी के साथ। थोड़ा सा परमानेंट इलाज जिसे मैं कह सकती हूँ वो है सबसे जरूरी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में इंटरनल का सवाल, गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन में जो होता है वो ये है कि जिंक की कोटिंग की जाती है आयरन ऑब्जेक्ट पर, और ये जिंक की कोटिंग एक तरीके से शील्ड लगा दी जाती है। आप सोचो, आपको कोई मारने आ रहा है, आपके आगे कोई खड़ा हो जाए तो सारी चोट उसको हैंडल करनी पड़ेगी, ये बच जाएगा। तो वही हो रहा है, जिंक में जितने दिन ताकत होती है वो सारा करोजन जो होता है वो जिंक ऑक्साइड फॉर्म होता रहता है, पर आयरन बच जाता है। बट वो भी कितने दिन होगा, है ना? हाँ, पर काफी दिन तक गैल्वनाइजेशन चल जाएगा, ये बात आप याद रख सकते हैं। ओके, करोजन को कैसे रोका जाए, रस्टिंग को कैसे प्रिवेंट किया जाए, हमने जाना। अब वक्त आ गया है आयरन का खराब होने पर क्या करें, हमने जाना। खाना खराब हो जाए तो रैंसिडिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? खाने में जो फैट्स और ऑयल्स होते हैं ना बच्चों, वो खराब होने लगते हैं, जिस वजह से खाना रैंसिड हो जाता है। ये वर्ड याद रखिए, रैंसिडिटी, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन। यहां पर भी क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, एयर की प्रेजेंस में, इसीलिए एरियल ऑक्सीडेशन, एयर की प्रेजेंस में, इसीलिए एरियल ऑक्सीडेशन। अब किस किस का? फैट्स एंड ऑयल्स, ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। और याद रखिएगा बच्चों ये बात कि जब खाना खराब होता है तो आपको सभी को पता होगा गंदी सी स्मेल आती है, अनप्लेजेंट स्मेल। टेस्ट से भी पता चल जाता है, खाने का स्मेल देख के अरे खाना तो खराब हो गया, टेस्ट देख के पता चल जाता है खाना खराब हो गया। तो एक्चुअली खाना खराब कैसे हो रहा है? फूड जब एयर से, एरियल ऑक्सीडेशन से, मॉइस्चर से जब रिएक्ट करता है ना, तब खाना धीरे 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 खराब होने लगता है। एक बात याद रखें, 1 मिनट में खराब नहीं होगा, इट इज अ स्लो प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। रस्टिंग के केस में भी स्लो प्रोसेस है, ठीक है, रस्टिंग के केस में भी स्लो प्रोसेस है, और रैंसिडिटी की केस में भी स्लो प्रोसेस है। ओके, अब आप बोलोगे मैम हम तो खाना खराब होते नहीं देख सकते, हम क्या करें भला? जैसे आपने रस्टिंग को ठीक करने का इलाज ढूंढा था, वैसे ही रैंसिडिटी को भी प्रिवेंट किया जा सकता है बच्चों। कैसे प्रिवेंट करें हम? अलग अलग टेक्निक से। पहली टेक्निक है एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। ऑक्सीजन की वजह से खराब हो रहा है खाना, तो उसका ऑपोजिट ऐड कर दो, एंटीऑक्सीडेंट्स, जो खाने को खराब होने से बचाए। एग्जाम में सवाल आ सकता है खाने को खराब होने से कैसे बचाए, हाउ टू प्रिवेंट रैंसिडिटी, तो आपको ये पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। और ये भी आ सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, बताइए थोड़े आप एंटीऑक्सीडेंट्स बताइएगा। 4 ऑप्शन देके बोलेंगे इनमें से एंटीऑक्सीडेंट कौन सा है बताओ। तो बच्चों ये जो फूड्स में जो फैट्स एंड ऑयल्स है जो ऑक्सीडाइज होने पर खाना खराब हो जाता है, उसको बचाने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट्स डाल देंगे। और कौन से हैं वो एंटीऑक्सीडेंट्स? BHA और BHT। BHA और BHT, इनका फुल फॉर्म देख लीजिएगा, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल एंड ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन। ओके, ये दोनों ही एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो ज्यादातर यूज किए जाते हैं। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स बच्चों खाने को बचाना है, तो क्या करें? ऑक्सीडाइज होने से बचाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर देते हैं। समझे कि नहीं समझे? आसान है कि नहीं? नो डिफिकल्टी एट ऑल। चलिए आगे बढ़ जाइए फिर। और भी तरीके हैं बच्चों, हम खाना बनाते हैं, सब लोग खा लेते हैं, और जो बच जाता है उसे हम फ्रिज में रख देते हैं। इट कैन बी सेव्ड और रिटार्डेड बाय कीपिंग फूड इन अ रेफ्रिजरेटर। हम रेफ्रिजरेटर में रखकर खाने को बचा सकते हैं बच्चों, ठीक है, रेफ्रिजरेटर में हमें स्टोर कर सकते हैं। एक और खास बात, इट कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड्स अवे फ्रॉम लाइट एंड पैकेजिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स इन नाइट्रोजन गैस। चिप्स खाते हैं हम, चिप्स का पैकेट खोलते गैस निकल जाती है,
देखा होगा आप सभी ने। कौन सी गैस है वो? नाइट्रोजन गैस। ये नाइट्रोजन गैस खाने को ऑक्सीडाइज नहीं होने देती। ये नाइट्रोजन गैस खाने को ऑक्सीडाइज नहीं होने देती, इसीलिए इसे यूज किया जाता है। हीलियम गैस भी आप यूज कर सकते हो इसकी जगह। हीलियम इनर्ट गैस होती है, नाइट्रोजन स्टेबल है, इससे रिएक्शन होगा तो ये खाने को खराब होने नहीं देगी। क्लियर? आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू प्रिवेंट रैंसिडिटी। तो अब हमने बच्चों पूरा लेसन थियरी पार्ट कंप्लीट कर लिया है। एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। और अब वक्त आ गया है एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करने का, जिस काम में बहुत बच्चे चूक जाते हैं। थियरी पार्ट सभी कर लेते हैं, बट मेरे प्यारे बच्चों एक्टिविटीज में अटक जाते होगे आप, हाँ या ना? तो एक्टिविटीज का भी आज इलाज है मेरे पास आपके लिए। सारी ही एक्टिविटीज एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों एक्टिविटीज अगर है करनी तो हिम्मत भी रखनी पड़ेगी, हाँ या ना? सारी एक्टिविटीज को वन बाय वन मैं बताऊंगी, समझाऊंगी, रिएक्शंस भी हम देखेंगे उसमें जो इन्वॉल्व है। तो क्या आप सभी तैयार हैं उसके लिए बच्चों? ओके, जल्दी से पानी पी लीजिए, एनर्जी ले लीजिए। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्टिविटीज वन बाय वन। बच्चों शुरू करूँ इससे पहले मैं आपको एक्टिविटीज़ की अहमियत बताना चाहूँगी। एक्टिविटीज़ सिर्फ केमिस्ट्री को आसान बनाने में ही मदद नहीं करती, आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में मदद करती है। आप चीज़ों को इमेजिन कर पाए, विजुअलाइज कर पाए, रिलेट कर पाए, पता कर पाए कि कैसे होता है। इसमें एक्टिविटीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और एक बात, एनसीईआरटी का जो सीबीएसई में जब वो 10th क्लास का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर बनाता है ना एग्जामिनर, वो जो गेम प्ले करता है वो इसी के साथ प्ले करता है, एक्टिविटीज़ के साथ। मतलब उसमें से सवाल पूछता है। और बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं, पेज में एक्टिविटी देखी, पेज घुमा दिया, एक्टिविटी का डायग्राम देखते उसको उड़ा दिया, वो डब्बा ही छोड़ दिया। अरे एक्टिविटी क्या करनी है? हमारे कॉलेज में, सॉरी हमारे स्कूल में लैब्स नहीं है, हम नहीं करेंगे, हमें नहीं पता एक्टिविटी। बट जब इन्हीं एक्टिविटीज़ में सवाल आते हैं तब दिक्कत होती है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम हमसे ना वो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, वो जो किसी भी जगह से कुछ भी पूछ लेते हैं ना, वो सवाल हमसे नहीं होते। इंटरनल्स जिन्हें कहते हैं मैम हमसे नहीं होते। अगर एक्टिविटीज़ भी अच्छे से समझ लोगे तो एक नंबर भी नहीं कटेगा फिर आपका, हाँ है ना? तो चलिए फिर हिम्मत मार लें सब लोग मिलकर, एक्टिविटीज़ को भी कंप्लीट करें। चलो शुरू करते हैं एक्टिविटीज़ नंबर 1। एक्टिविटी 1.1 बड़ी ही मज़ेदार है बच्चों। आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ये दे रखा है कि जब एक्टिविटी करो तो थोड़ा ध्यान से करो, ठीक है? टीचर की इंस्पेक्शन में करो, उनके सुपरविजन में करो, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, ठीक है? तो क्या करना है ज़रा, बड़ा आसान है। जो रिएक्शन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, याद है? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, वही रिएक्शन होगा यहाँ पर। कैसे? मैग्नीशियम रिबन को लिया जा रहा है। क्या करा जा रहा है बच्चों? देखिएगा ज़रा गौर से। मैग्नीशियम रिबन को लिया, टोंग्स की मदद से उसको पकड़ा और फिर उसको हीट करना शुरू कर दिया। अब आप बोलोगे मैम डायरेक्टली मैग्नीशियम रिबन ले जाएं? एक काम करना होगा, मैग्नीशियम रिबन को हीट करने से पहले उसे सैंड पेपर से रब कीजिए, बाय रबिंग इट विथ सैंड पेपर। अब आप बोलोगे मैम क्यों भला? बेटा मैग्नीशियम के ऊपर कुछ लेयर होती है जिसे हमें साफ करना पड़ता है, ओके? वो लेयर को हम साफ कर देंगे, बिल्कुल क्लीन कर देंगे। कुछ इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं जिन्हें हमें साफ करना होगा, ओके? सो हम मैग्नीशियम रिबन को लेंगे, सैंड पेपर से पहले अच्छे से क्लीन अप कर देंगे और फिर उसे टोंग्स की मदद, टोंग मतलब चिमटा जिसे हम कहते हैं, उसकी मदद से उसे पकड़ेंगे, ठीक है? बर्न इट यूजिंग ए स्पिरिट लैम्प और बर्नर, बर्न करने लगेंगे। तो एक रिबन धीरे धीरे हम देखेंगे कि यहाँ पर वाइट कलर का पाउडर आके गिरने लगेगा। सो अगर आप देखो स्टेट बिल्कुल नई चीज आ गई है यहाँ पर, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, बर्निंग ऑफ ए सब्सटेंस अकर, एक केमिकल चेंज हुआ है कि नहीं? यहाँ पर एक बिल्कुल नया सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज हैव कम हुआ। और बच्चों ये केमिकल रिएक्शन है। यहाँ पर कैसे एक रिबन क्या था और क्या बन गया, ओरिजिनल सब्सटेंस कंप्लीटली न्यू सब्सटेंस में बदल गया। हुआ क्या है, हमने क्या देखा? व्हाट डू यू ऑब्जर्व? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस रिएक्शन को बैलेंस भी कर देते हैं, 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ भी 2, मैग्नीशियम 2 हो गए तो यहाँ पे भी 2। सो रिएक्शन बैलेंस भी हो गया। और एक्टिविटी नंबर 1 हमें समझ आ गई होगी। क्या हो रहा है? मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने पर यहाँ पर रेसिड्यू फॉर्म हो रहा है जो कि है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या हुआ? क्या फॉर्म हुआ? पाउडर फॉर्म हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड, व्हाइट कलर का पाउडर, ठीक है? व्हाइट चेंज इन कलर हो गया। यहाँ पे रिबन किसी और कलर का था और जलने के बाद कोई और ही कलर आ गया, ठीक है?
आगे बढ़ते हैं। इस एक्टिविटी को जरा गौर से देखिए आप, अब आप समझ जाओगे इस रिएक्शन को। कभी कभी ना चीजें आसान हो जाती हैं जब हम थोड़ा डिटेल में इसे समझें। देखिए जरा, मैग्नीशियम रिबन लिया, टोंग से मत से इसको बर्न करने लगा, कैसे डैजलिंग व्हाइट फ्लेम से ये बर्न हो रही है, देखा कितना अलग लग रहा है। देखो बच्चों ध्यान से, बर्न हो रही है और यहाँ पर कैसे पाउडर फॉर्म हो रहा है। दोबारा देखिएगा और समझ लीजिएगा कि कैसे इस रिएक्शन में चीजें हो रही हैं। बर्न किया और इट बर्न्स विद डैजलिंग व्हाइट फ्लेम, ये बात याद रखिएगा, एग्जाम में सवाल आता है इसके बारे में। और जब वो बर्न करेगा, देखो पाउडर यहाँ पर गिरता हुआ आपको साफ नजर आ रहा होगा। क्लियर? मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे फॉर्म हुआ, समझ गए हो आप? बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी नंबर 2, 1.2 एक्टिविटी इस चैप्टर की जिसे हम कहेंगे। इसमें क्या हो रहा है देखिएगा जरा, हम एक सॉल्यूशन ले रहे हैं टेस्ट ट्यूब में। टेक अ लेड नाइट्रेट टेस्ट ट्यूब, नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, ठीक है। लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन ले लिया, इसमें मैंने पोटेशियम आयोडाइड मिला दिया। क्या मिला दिया? पोटेशियम आयोडाइड। लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, 2 मिला दिए हैं बच्चों। यहाँ पर ना बहुत चीज़ें होने वाली है, कलर चेंज भी हम देखेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हम देखेंगे। देखिएगा ज़रा, जैसे दोनों चीज़ें हम मिलाएंगे तो देखना क्या होगा। देखिए हमने मिलाई, पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट में मिला दिया, तो क्या फॉर्म होगा देखिए, लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। कलर बदला कि नहीं? साफ नज़र आ रहा है आपको, देखो मिक्स कैसे हो रहा है। सी व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, कैसे हमने डाला और क्या फॉर्म हो गया। तो रिएक्शन क्या लिखेंगे आप? लेड नाइट्राइट प्लस पोटेशियम आयोडाइड विल गिव यू पोटेशियम नाइट्रेट और साथ में आएगा लेड आयोडाइड। हाँ है ना? आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे कलर बदल जाता है चीजों का जैसे यहाँ पर रिएक्शन हुआ, है ना बच्चों। देखा हमने क्या किया, पोटेशियम आयोडाइड मिला दिया लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन में, तो हमें मिल गया हमारा लेड नाइट्रेट, जो था पोटेशियम आयोडाइड से मिलने के बाद लेड आयोडाइड बन गया और साथ में पोटेशियम नाइट्रेट भी रिलीज हुआ। समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत बच्चों इसमें? नो डिफिकल्टी ना? समझ गए ना लेड आयोडाइड कैसे फॉर्म हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों बड़े ही इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी के बारे में, विच इज एक्टिविटी 1.3। इस रिएक्शन में इस एक्टिविटी में जो होगा वो बहुत जगह काम आएगा आपके। बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन के ये एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे। कैसे मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ पर क्या ले रहे हैं बच्चों, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक ग्रैन्यूल्स डाले जाएंगे। क्या होगा? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक ग्रैन्यूल्स। देखिए, टेक ए फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स इन ए कोनिकल फ्लास्क। जिंक ग्रैन्यूल्स के लिए कोनिकल फ्लास्क में जिंक ग्रैन्यूल सॉलिड है, उसमें हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, जिंक ग्रैन्यूल्स में। तो ध्यान से हैंडल करिएगा क्योंकि एसिड तो है भला, तो ध्यान तो रखना ही है। तो क्या होगा सोचिए जरा, यहाँ पर जो होगा वो बड़ा मजेदार है। यहाँ पर आप चेंज इन टेम्परेचर देख पाओगे, इवोल्यूशन ऑफ गैस देख पाओगे। समझ रहे हो कि नहीं? मैं बताती हूँ कैसे। मैं आपको रिएक्शन समझाऊंगी तो आप समझ जाओगे। हमें क्या करना है, जिंक ग्रैन्यूल्स ले लिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर ऊपर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, तो ये रिएक्शन एग्जाम्पल होगा इवोल्यूशन ऑफ गैस का। एग्जाम में सवाल आएगा बच्चों, कोई भी रिएक्शन बताओ जिसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा हो, आप ये रिएक्शन लिख सकते हैं। समझे या नहीं समझे? एक तरीके से देखा जाए तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जिंक ने हाइड्रोजन की जगह ले ली है और हाइड्रोजन गैस अलग से रिलीज हो गया है। इज इट क्लियर? इवोल्यूशन ऑफ गैस का ये एग्जाम्पल है। समझे कि नहीं समझे? साफ नजर आ रहा होगा आपको कैसे यहाँ पर गैस रिलीज हो रही है। क्लियर? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्टिविटी नाउ। आई होप देयर इज नो डिफिकल्टी एट ऑल। ओके, मूविंग ऑन। एक चीज बता दूं मैं, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ले सकते हो या सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हो, विच इज H2SO4। दोनों में से कोई भी एसिड यूज किया जा सकता है, याद रखना ये बात। देखिए यहाँ पर इमेज में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड चुन रखा है, तो रिएक्शन आप इसका लिख सकते हो। ऑलरेडी मैंने बताया, Zn प्लस H2SO4 gives ZnSO4 plus hydrogen gas. Clear? Any difficulty in it? I hope so not. Now moving on to activity 1.4. फोर्थ एक्टिविटी हमारे टेक्स्ट बुक में जो दे रखी है, देखिएगा क्या है। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम। क्या करना है? कैल्शियम ऑक्साइड या फिर क्विक लाइम, मतलब CaO ले लिया, इसमें पानी ऐड कर दो। क्या ऐड कर दिया? पानी ऐड कर दिया। क्या बनेगा?
बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा, याद है मैंने आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन में इसका एग्जाम्पल समझाया था और ये मैंने बताया भी था। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीज होगा बच्चों और यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर देख पाओगे आप। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ध्यान से देखिएगा, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए आप कि कैसे कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी में ऐड किया, देखिए क्या हो रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाएगा और वो प्रेसिपिटेट की तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा। क्विक लाइम है ये, क्विक लाइम है ये, जो कि स्लेकेड लाइम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्लेकेड लाइम। इसके बारे में और आगे कुछ चीजें सीखनी है, वो मैं आपको बताऊंगी। क्विक लाइम बना स्लेकेड लाइम, ठीक है। आगे भी बात बताऊंगी मैं कि कैसे क्या हो रहा है। CO में पानी मिलाया था हमने बस। अब जिस बात का मैं जिक्र कर रही थी, डू यू नो, जो मैंने कहा था लाइट कलर के ऑरेंज बॉक्स में जो है, जो मैंने कहा था कि एक्टिविटीज के साथ बताऊंगी, अब उसका वक्त आ गया है। बड़े काम की चीज है, इंटरनल्स का शॉर्ट क्वेश्चन होने की ये चांसेस है, बहुत सारे चांसेस है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आए। तो याद है वहां पर हमने पिछली एक्टिविटी में जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म किया, जिसे हम स्लेकेड लाइम कह रहे हैं, इसे हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए, अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेकेड लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग वॉल्स। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ है ना, कहाँ यूज होगा, ये एग्जाम में पूछेंगे आपको। व्हाइट वॉशिंग वॉल्स में, दीवारों को व्हाइट वॉश करने में ये काम आता है। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, धीरे धीरे CO2 गैस से रिएक्ट करता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट का थिन लेयर बन जाएगा। और ये कैल्शियम कार्बोनेट ना 3-4 दिन लगते हैं इसको बनने में। Calcium carbonate is formed after 2-3 days of white washing and gives a shiny finish to the walls. ये क्या देता है? वॉल्स को शाइनी फिनिश दे देता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हाइट वॉशिंग में काम आएगा और वो CO2 गैस से रिएक्ट करेगा और कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म कर देगा। और ये कैल्शियम कार्बोनेट एक लेयर की तरह आएगा जो कि दीवारों में शाइनी फिनिश दे देगा। ओके, याद रखिए। और केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल इज CaCO3। ये जो फॉर्म हुआ CaCO3, ये केमिकल फॉर्मूला है मार्बल का। किसका बच्चों? मार्बल का। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकते हैं व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल। 4 ऑप्शन दे देंगे, CaO, CaOH taken twice, CaCO3, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, कुछ भी आ सकता है। तब आप गड़बड़ फंस जाओगे क्या? नहीं फंसोगे ना, आसानी से कर लोगे। ये बात आप समझ गए हो। व्हाइट वॉशिंग में क्या काम आएगा? स्लेकेड लाइम। और कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि मार्बल जो है, ये फिनिश दे देता है दीवार पे, ठीक है। ये डू यू नो वाली बात अच्छे से समझ गए हो बेटा, बहुत काम की चीज है ये। आगे बढ़ते हैं, एक्टिविटी 1.5, फिफ्थ एक्टिविटी की ओर। बड़ा काम का रिएक्शन है ये, ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। Take about 2 grams of ferrous sulfate crystals in a dry boiling tube. Ferrous sulfate crystals को हमें लेना है FeSO4, ठीक है। Note the color of the ferrous sulfate crystals. Heat the boiling tube over the flame of a burner. इसे हम हीट करेंगे। Observe the color of the crystals after eating. क्या होगा? सोचिए सोचिए क्या होगा। क्या आप जानते हैं क्या होगा बच्चों? बड़े काम की चीज है ये, देखना। Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ऐसी चीजें फॉर्म होंगी। ये रिएक्शन में बड़ा काम का है फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स के बारे में, ठीक है। बहुत काम आएगा ये रिएक्शन। सिंपल है, यहाँ पर डीकम्पोजिशन रिएक्शन अकर। क्या होता है यहाँ पर? डीकम्पोजिशन रिएक्शन अकर, याद रखिएगा ये। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्टिविटी। एक्टिविटी 1.6, बड़े काम की चीज है ये, इसके बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। टेक अबाउट 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर इन ए बॉइलिंग ट्यूब। बॉइलिंग ट्यूब में लेड नाइट्रेट ले लिया, उसको हीट करने लग गए। होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टैंक्स एंड हीट इट ओवर ए फ्लेम। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? नोट डाउन द चेंज। बड़े ही काम का रिएक्शन है ये। लेड नाइट्रेट PbNO3 टेकन ट्वाइस, इसको हीट किया जा रहा है बच्चों। ये है थर्मल डिकम्पोजिशन का रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। लेड ऑक्साइड निकलेगा, NO2 गैस अलग से निकलेगी, समझ रहे हो कि नहीं बच्चों? बड़ा ही काम का रिएक्शन है ये कई बार इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्मेट में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में बहुत आ सकता है। और ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ये ऑलरेडी ये मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर याद है याद दिलाऊं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स में मैंने बताया था, अभी दिखा देती हूँ मैं आपको।
डीकम्पोजिशन आजा 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 जल्दी, अभी आ जाएगा, एक सेकेंड। सो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में विद इमेज मैंने आपको ये समझाया था। लेड नाइट्रेट किस प्रकार से, लेड नाइट्रेट को हीट करने पर क्या होगा, ये देखिए लेड नाइट्रेट को हीट बताया ना मैंने, लेड ऑक्साइड आएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आ जाएगा, हाँ है ना, और साथ में ऑक्सीजन भी निकलेगा। यही रिएक्शन थर्मल डिकम्पोजिशन, इसको एक्टिविटी के थ्रू, यही चीज जो इमेज मैंने डाल रखी है सेम वहां पर वही एक्टिविटी हो रही है कि नहीं। क्या फॉर्म होगा, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस, सॉरी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस एंड देन ऑक्सीजन। याद रखिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम कौन सी एक्टिविटी पे पहुंच गए थे बच्चों, हम पहुंच गए थे 1.6 में। लेड नाइट्रेट को हमने हीट किया, लेड आयोडाइड बना, NO2 गैस और फिर साथ में ऑक्सीजन भी। क्लियर, ये रिएक्शन है थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल। आगे बढ़ जाइए, एक्टिविटी 1.7, बड़ी काम की और इजी एक्टिविटी है, बड़ी एक्टिविटी लगती है, क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर की सबसे बड़ी एक्टिविटी यही है, पर इसको देख के दिमाग खराब करने की जरूरत ही नहीं है, बहुत आसान है। क्लास 8th में ऑलरेडी कर चुके हो, बस याद रखना है इसमें हो क्या रहा है, बस इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस। ये भी बच्चों थर्मल डिकम्पोजिशन का ही एग्जाम्पल है, उसी के रिलेटेड ये एक्टिविटी है। क्या हो रहा है यहाँ पर, ये सारी बातें देखिए घबरा जाओगे क्या, कोई जरूरत नहीं है घबराने की। एक प्लास्टिक मग लेना है, 2 होल्स बनाने हैं, उसमें इलेक्ट्रोड फिक्स कर देने हैं, और इलेक्ट्रोड्स किसके होंगे, कार्बन इलेक्ट्रोड्स। उन्हें हमें रबर स्टॉपर से फिक्स करना होगा, ठीक है, ताकि बाहर चीजें ना निकले। एंड देन वी हैव टू कनेक्ट इट टू ए 6 वोल्ट बैटरी, इलेक्ट्रिसिटी पास करनी होगी। इलेक्ट्रोलिसिस ऑलरेडी समझा चुकी हूं मैं आपको डिकम्पोजिशन के पार्ट्स में, है ना। अब सल्फ्यूरिक एसिड जो कि है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को उसमें डाल दीजिए, ठीक है। अब दोनों टेस्ट ट्यूब्स को हमें पानी से फिल करके उन्हें उल्टा कर देना है। अब देखिएगा कैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग से निकलेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। करंट ऑन करने पर आपको एपरेटस को बस छोड़ देना है, बिजली ऑन कर दीजिए, फिर आप ध्यान से देखोगे कि बबल्स निकलने लगेंगे एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स, एंड दीज बबल डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब्स। वो वाटर को डिस्प्लेस करेंगे, बबल्स चले जाएंगे टेस्ट ट्यूब्स में, ओके। आप फिर उनका वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर सकते हो आराम से, ठीक है, क्योंकि स्टॉपर लगा रखे हैं, आप आराम से देख सकते हो कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। अब आप बोलोगे मैम आपने बता दिया इलेक्ट्रोलिसिस है, मुझे तो समझ नहीं आया इलेक्ट्रोलिसिस, मुझे नहीं आता क्या है इलेक्ट्रोलिसिस। देख लीजिए जरा इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। पानी में जो H2O है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमें अलग है करना। देखिए क्या किया, बीकर लिया, इलेक्ट्रोड्स 2, एक एनोड और एक कैथोड, हाँ है ना, दोनों है, प्लेस कर दिए हैं हमने। अब देखिए कैसे बबल्स जा रहे हैं, नजर आ रहा है आपको। ऑक्सीजन गैस एनोड पर आ जाएगी, हाइड्रोजन गैस कैथोड पर आ जाएगी। हमने इसे बैटरी से जो कनेक्ट रखा है, बिजली पास करने पर, वक्त देने पर ऐसा होगा। क्या हो रहा है, ऑक्सीजन गैस एनोड पे, हाइड्रोजन गैस कैथोड पे। समझे कि नहीं समझे, देखो कैसे बबल्स फॉर्म हो रहे हैं कि नहीं, समझ आया अब इलेक्ट्रोलिसिस। एनी डिफिकल्टी इन दिस, इजी था ना, याद रहेगा अब, नो कंफ्यूजन एट ऑल। समझे कि नहीं, जब हम इमेजिन कर सकते हैं इमेजेस के थ्रू तो मज़ा आ जाता है, हाँ है ना। चलो इलेक्ट्रोलिसिस आप समझ गए हो, अब आगे बढ़ते हैं अगली एक्टिविटी की तरफ। हमने समझ लिया है कि इलेक्ट्रोलिसिस से कैसे पानी में से हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस अलग अलग कलेक्ट कर सकते हैं। एक्टिविटी नंबर 1.8, एक्टिविटी नंबर 1.8, ये एक्टिविटी आपको इंटरनल क्वेश्चन में आने के 99% चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर जो हो रहा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो कि फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन अगर याद हो तो सनलाइट की वजह से होता है। क्या किया यहाँ पर देखिएगा, 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड ले लिया एक कटोरी में, देखिए चाइना डिश में सिल्वर क्लोराइड ले लिया, नजर आ रहा है साफ साफ। अब देखिएगा क्या होगा, कलर देख लीजिए सिल्वर क्लोराइड का, ठीक है, व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड होगा, साफ नजर आ रहा है आपको। कौन से कलर का है बच्चों, व्हाइट। इसे हम क्या करेंगे, चाइना डिश में यानी कि एक कटोरी में डालेंगे और सनलाइट में छोड़ देंगे, और फिर हम देखेंगे कि क्या होगा। ये सनलाइट के प्रेजेंस पर गजब हो जाने वाला है, समथिंग डिफरेंट इज गोइंग टू हैपन। व्हाट इज इट, सिल्वर क्लोराइड को हम जब सनलाइट में रखते हैं तो सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा।
ये सिल्वर अलग। डिकम्पोजिशन हो रहा है बच्चों यहाँ पर, और फोटो डिकम्पोजिशन हो रहा है। और फोटो डिकम्पोजिशन इसीलिए भी कहते हैं क्योंकि याद रखिएगा, मैं कह रही थी ना एग्जाम में आएगा, क्योंकि ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। कहाँ यूज होता है बच्चों? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। याद रहेगी ये बात, नो कंफ्यूजन इन इट ना। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है। ये रिएक्शन आपको लिखना पड़ेगा, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में ये यूज होता है, ठीक है। आगे बढ़िए, अब एक और एक्टिविटी की तरफ बढ़ जाते हैं, ठीक है। इस एक्टिविटी में देखिए क्या हो रहा है। 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड लिया गया है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, इसको मिला दिया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में और अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है, ठीक है। मिक्स करने पर क्या होगा? मिक्स करने पर बड़े काम की चीज होगी। BaCl2 बेरियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर जाएगा और NH4 यहाँ पर रिएक्ट कर जाएगा। देखो NH3+2HO एक तरीके से NH4OH है कि नहीं? हाँ है ना, BaCl2। तो बच्चों अगर हम गौर से देखें तो कैसे हम समझ पा रहे हैं कि एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। क्या हुआ? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या हुआ बच्चों? ये एक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये एग्जाम्पल है, ओके। बड़े काम का रिएक्शन है ये, एग्जामिनेशन में रिएक्शन पूछा जा सकता है, ओके। समझ जाइए ध्यान से। आप उसको पाम टच करके देखें तो बहुत ठंडा लगेगा, आपको फ्रीज हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। सो टेम्परेचर चेंज भी आप इसमें नोटिस कर सकते हैं, ओके। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अब। एक्टिविटी नंबर 1.9। बच्चों मैं लाइन बाय लाइन सब पढ़ नहीं रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली आपके पास एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको एसेंस समझा रही हूँ एक्टिविटी का। क्लियर? समझ में आ रहा है? आई होप सो। तो क्या करना है गौर से देखिए। 3 आयरन नेल्स ले लिए। क्या ले लिए है? यू हैव टेकन 3 आयरन नेल्स एंड अच्छे से उनको रब कर दिया है साउंड पेपर से, ठीक है। सैंड पेपर से अच्छे से रब कर दिया, जो भी उस पर इंप्योरिटीज होगी वो निकल जाएंगी। फिर 2 टेस्ट ट्यूब्स ले लिए। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स मार्क्ड A and B. In each test tube take about 10 ml of copper sulfate solution. 3 आयरन नेल रेडी कर लिया है, 2 टेस्ट ट्यूब्स ले लिए, दोनों में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाल दिया है। कितना? 10 ml। अब क्या किया? इन आयरन नेल्स को धागे से बांध दिया। tie 2 iron nails with a thread and immerse them carefully in the copper sulfate solution in the test tube B for about 20 minutes. Keep 1 nail aside for comparison. कुछ समझ आया? 3 आयरन नेल थी, 2 को तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाल दिया और 1 को अलग से रख लिया, ठीक है। 2 को हमने साफ साफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाल लिया, 1 को अलग से रख लिया। तो क्या हुआ? 20 मिनट बाद दोनों आयरन नेल्स को जब निकाला, व्हाट हैपेंड? इंटेंसिटी का देखना, कलर का फर्क देखना। यू विल सी टू इट दैट दिस ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जो कि ब्लू कलर में है, ये 20 मिनट बाद हो जाएगी ग्रीन कलर में। कौन सा ग्रीन? ब्लूइश ग्रीन कलर में। ग्रीन कलर आप कह सकते हो। इट कंप्लीटली चेंजेस द कलर। और वो जब आयरन नेल निकलेगा ना, उस आयरन नेल पे रेडिश ब्राउन कलर लेयर आपको नजर आएगा। समझे? तो ये रिएक्शन क्या है भला? आयरन को हमने कॉपर सल्फेट रिएक्शन में डाला, बिल्कुल डाला, फॉर्म हुआ आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बच्चों, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कलर चेंज का भी एग्जाम्पल है ये। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैसे कलर बदल गई यहाँ पे, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? आसान है कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए इसमें। बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए फिर। एक्टिविटी 1.10, बड़ा ही काम का ये रिएक्शन है, इसमें डरने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर हो क्या रहा है? सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया है, यानी कि Na2SO4 मिला दिया है बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन में। दोनों मिक्स हो गए हैं बच्चों, ठीक है, दोनों मिक्स हो गए हैं। अब देखना यहाँ पर क्या होगा। ये बच्चों एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट। प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर। क्या फॉर्म होगा? प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, ओके। ये रिएक्शन दिमाग में फीड कीजिए। BaCl2 प्लस Na2SO4 will give you BaSO4 प्लस NaCl। NaCl सॉल्ट फॉर्म होता है। समझे कि नहीं समझे? एनी डिफिकल्टी इन दिस? आई होप सो नॉट। देखो साफ नजर आ रहा है व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट यहाँ पर आ रहा है कि नहीं? तो एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। अब आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 1.11 की तरफ। बड़ा ही मस्त रिएक्शन है ये तो। ऑक्सीडेशन रिडक्शन याद आया कुछ?
ये रिएक्शन एग्जाम में पूछने के बहुत 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 सारे चांसेस हैं बच्चों। इसमें क्या करना है, कॉपर पाउडर को लेना है, ऑक्सीजन ऐड करना है, कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। सो बच्चों चलिए देखते हैं कि ये कॉपर ऑक्साइड कॉपर से फॉर्म कैसे होगा भला। गौर से देखिएगा बच्चों कि कॉपर ऑक्साइड कैसे फॉर्म हो रहा है। कॉपर को लिया जाएगा, देखिए रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर लिया जा रहा है और इसे हम बर्नर से शुरू करेंगे बर्न करना। ऑक्सीजन मतलब हीटिंग करेंगे कि नहीं, हाँ है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो इसको हम हीट करना शुरू कर देंगे तो देखिएगा ये रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर धीरे धीरे किस कलर में हो जाएगा, ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गया है। किस में कन्वर्ट हो गया है, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा ब्लैक कलर का। किस कलर का बच्चों, ब्लैक कलर का। कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कॉपर ऑक्साइड। क्लियर है ये बात। ये रिएक्शन बच्चों बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन में आने के चांसेस हैं, ठीक है। आई होप देयर इज नो डिफिकल्टी इन दिस एट ऑल एंड नाउ यू हैव अंडरस्टूड एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कॉपर ऑक्साइड। एक रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर हीट करने पर कैसे ब्लैक कलर का बन गया ये हमने जाना। ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहाँ पर हुआ। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत इसमें। अब अगर इसमें पानी ऐड कर देंगे तो कुछ और ही हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों याद कीजिए एक्सक्यूज मी, एक्टिविटी 1.1। इस एक्टिविटी में क्या हुआ था, इस एक्टिविटी में बड़े काम की चीज हुई थी। मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न किया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया था और एक वाइट डैजलिंग फ्लेम के साथ वो निकला था, है ना। देखा जाए तो यहां पर भी तो ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल हो रहा है। इज मैग्नीशियम बीइंग ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन। मैग्नीशियम यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, बना कि नहीं बना। समझ रहे हो ना कैसे रिएक्शन इन्वॉल्व है, कैसी चीजें हम देख पा रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, एक्टिविटीज को समझना जरूरी है। नए नए कंपाउंड्स हम इनसे बना सकते हैं, हाँ या ना। देयर विल नॉट बी एनी डिफिकल्टी इन इट एट ऑल। ओके, आखिरी एक्टिविटी एक ग्रुप एक्टिविटी है बच्चों, ठीक है। इस ग्रुप एक्टिविटी में क्या है, अलग अलग बीकर्स लेते हैं और नए नए कंपाउंड्स हम बनाते चले जाते हैं। ओके, इसमें से सवाल आने के चांसेस काफी कम है। ओके, रेस्ट सारी एक्टिविटीज मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं। इस एक्टिविटी में क्या होता है देखिए, हम पोटेशियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट एंड फाइन आयरन फिलिंग्स टू बीकर्स A, B, C and D, इनको हम ऐड करते हैं इनमें अलग अलग सॉल्यूशंस में, इन्हें मिक्स करते हैं और क्या होगा, ये रिएक्शंस एग्जैक्टली एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है ये हम पता करेंगे। हीट चेंजेस के लिए ये यूज होते हैं, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है हम जानते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम क्या है जानते हैं। रिएक्शन में अगर हीट एनर्जी रिलीज हुई तो एक्सोथर्मिक और हीट एनर्जी अगर एब्जॉर्ब हुई तो एंडोथर्मिक। सो क्लियर गाइज, सारी ही एक्टिविटीज मैंने आपको डिटेल में अब समझा दी है बच्चों। आई होप आप अच्छे से सब समझ गए होंगे। सो थियरी पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, नो डिफिकल्टी इन इट एट ऑल। All the activities have been explained? Absolutely yes. हर एक्टिविटीज के साथ जो जो रिएक्शंस इन्वॉल्व है सारे मैंने आपको बताए हैं, हाँ या ना, बिल्कुल बता दिए हैं। सो एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगी और वो ये है कि आपको सारे केमिकल रिएक्शन के टाइप्स आने चाहिए। ओके, उन टाइप्स के बारे में, टाइप कोई भी रिएक्शन दे रखा हो, कौन से टाइप का रिएक्शन है ये पूछ सकते हैं। सो आपको सभी टाइप्स यानी कि 5 टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस के एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। एनसीईआरटी का हर रिएक्शन आना चाहिए जो दे रखा है। एवरी रिएक्शन विच इज मेंशन्ड इन एनसीईआरटी हैज टू बी नोन टू यू। आई हैव गिवन ऑल द रिएक्शंस टू यू टुडे, यस और नो। अब हमें बैलेंस करना एक केमिकल रिएक्शन को आना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको रिएक्शंस दिए जाएंगे, आपको बैलेंस करना आना चाहिए, हाँ कि ना। समझ रहे हो आप बच्चों, जब भी हम कोई चीज करें, पढ़ाई करें, समझने की कोशिश करें, आपको ये जानना होगा, यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल ऑन फ्यू थिंग्स विच इज नथिंग बट कि ना बारीक छोटी छोटी गलतियों से ये चीजें बदल जाती हैं और आपको वो गलतियां नहीं करनी है। प्रॉपरली एक्टिविटीज के सारे रिएक्शन जान लोगे तो आप आराम से इंटरनल्स भी अटेम्प्ट कर पाओगे। और अगर लॉन्ग क्वेश्चंस की हम बात करें, फर्स्ट चैप्टर से 5 मार्क क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी कम हैं, पर फिर भी हमें डिफरेंसेस पता होने चाहिए। जैसे कि
डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में फर्क आना चाहिए। विथ एग्जाम्पल्स हम लिख पाएंगे कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस आप सभी को पता होना चाहिए, हाँ या ना? कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन में फर्क आपको पता होना चाहिए। क्लियर? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। सो ऐसे डिफरेंसेस से आपकी बहुत सारे क्वेश्चंस में मदद मिलेगी। डायरेक्ट थियरी बेस्ड भी हो सकते हैं या फिर रिएक्शन बेस्ड भी हो सकते हैं। मैंने कह दिया आपको बैलेंस करना आना बहुत ज़रूरी है। आपको रिएक्शंस दिए जाएंगे, पक्का बैलेंसिंग पे सवाल आना 110%। मान के चलो कि रिएक्शन तो बैलेंस करना पड़ेगा ही। इज इट क्लियर? You should know all the types of chemical reactions, बैलेंसिंग आनी चाहिए। और बच्चों आपको करोजन और रैंसिडिटी पर सवाल पक्का आने की पूरे चांसेस है, चाहे वो इंटरनल में हो या थियरी बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। व्हाट इज करोजन, हाउ टू प्रिवेंट करोजन, व्हाट इज रैंसिडिटी, हाउ टू प्रिवेंट रैंसिडिटी, ऐसे सवाल आएंगे बच्चों, और तब आपको डगमगाना नहीं है, हाँ या ना? समझ गए हो इस बात को? केमिकल रिएक्शंस क्लियर हैं? किसी तरह की कोई दिक्कत है? आई होप सो नॉट। ऑल द एक्टिविटीज आर क्लियर, ऑल द टाइप्स आर क्लियर, यू नो हाउ टू आंसर ए क्वेश्चन। तो अब मैं आपको कुछ सवाल दूं, कर पाओगे आप? मैं अब आपसे डिस्कस करने वाली हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं फर्स्ट चैप्टर में से। तैयार हो आप? चलिए देखते हैं। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब करते हैं। पूरा चैप्टर क्लियर है, सारी एक्टिविटीज देख ली है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिए हैं। एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाहूंगी, कुछ ना ऐसे बारीक पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने 3 टाइप्स पढ़े, कौन से बताइए जरा। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में पहले थर्मल डीकम्पोजिशन पढ़ा, इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा, और हमने ये भी पढ़ा कि फोटो डीकम्पोजिशन भी होता है। तीनों में ही एनर्जी चाहिए, तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि डीकम्पोजिशन रिएक्शंस एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं? बिल्कुल है, एनर्जी चाहिए तभी रिएक्शन होगा, तो हाँ वो एंडोथर्मिक रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस हम कह सकते हैं, आया ना? तो ऐसे सवाल भी आ सकते हैं आपको एग्जाम में। चलिए एक एक करके सवाल देखते हैं। Decomposition reaction require energy either in the form of heat or light or electricity for breaking down the reactants. Write one equation each for decomposition reactions where energy is supplied in the form of heat, light and electricity. मैंने आपको तीनों ही बड़े डिटेल में आज के लेक्चर में समझाए हैं, हाँ या ना? क्या करना है हमको? डिकम्पोजिशन क्या होता है जानते हो? थर्मल डिकम्पोजिशन का रिएक्शन लिख लो, लेड नाइट्रेट वाला, ठीक है? इलेक्ट्रोलिसिस पानी वाला लिख लो, पानी कैसे ब्रेक होगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, है ना? इलेक्ट्रिसिटी के लिए आप लिख लोगे अपना पानी वाला रिएक्शन। लाइट के लिए फोटो डिकम्पोजिशन, सिल्वर क्लोराइड वाला, है ना? AgCl2 कैसे सिल्वर और क्लोरीन में अलग अलग स्प्लिट अप हो जाएगा। पहला सवाल आराम से, बिल्कुल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज इन अकॉर्डेंस विथ, बताया था मैंने कि केमिकल रिएक्शन के दोनों तरफ total mass of reactants is equal to total mass of products. What is it? It's nothing but law of conservation of mass. Class 9 में पढ़ चुके हो, है क्या उसमें? Mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. तो इसका सही जवाब होगा law of conservation of mass. समझ गए कि नहीं? बड़ा आसान सवाल है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। पर अगला सवाल, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस लिक्विड लाइम है। 1 नंबर का सवाल, पर सवाल देखो कितना बड़ा है, जवाब बड़ा ही आसान है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम इज कंबाइनिंग विथ वाटर टू फॉर्म स्लेकेड लाइम, और इस रिएक्शन में बच्चों एनर्जी रिलीज होती है, प्लस एनर्जी इज रिलीज्ड ओवर हियर। तो देखते हैं सवाल क्या है। दिस रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन। साफ नजर आ रहा है, 2 सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस, कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही है। एनर्जी रिलीज हो रही है, प्रोडक्ट साइड एनर्जी नजर आ रही है साफ साफ, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो दोनों ही ऑप्शन ए एंड बी आर राइट। तो देख लो ऑप्शन ए एंड बी दोनों ही हमें ऑप्शन डी में नजर आए, तो सही जवाब यही होगा, हाँ या ना? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। डिफाइन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड एन इक्वेशन बी बैलेंस्ड? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होगा बच्चों? दोनों ही तरफ नंबर ऑफ एटम्स बिल्कुल सेम होंगे, है ना? और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एप्लीकेबल होगा, हमें रिएक्शन को इसलिए बैलेंस करना है, ओके? और आपको ये रिएक्शंस लिखने हैं और बताने हैं कि कैसे ये होते हैं, ओके? बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस क्या है? बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस हमें मैंने बताया था आपको, CH4 + O2 कैसे कंबशन रिएक्शन है ये,
कौन सा रिएक्शन है ये? कंबशन रिएक्शन। आपको ऑलरेडी ये रिएक्शन एक्सप्लेन्ड है। फिर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, कैसे रेस्पायर हम करते हैं, रेस्पिरेशन का रिएक्शन आपको यहाँ पर लिखना है और समझाना है। एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है रेस्पिरेशन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पर फॉस्फोरस बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन टू फॉर्म फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। बड़ा ही आसान रिएक्शन है। फॉस्फोरस P+Cl2 विल गिव यू PCl5, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ओके, ये फॉर्म होगा, ये रिएक्शन आप लिख दोगे। और बच्चों ऐसे सवाल बहुत कम आने के चांसेस है, क्योंकि हमारे पास लंबे चैप्टर्स हैं जो हमें 5 मार्क क्वेश्चंस देंगे, जैसे कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। बट फिर भी हर मुमकिन सवाल जो इस चैप्टर से पूछा जा सकता है वो मेरे फर्ज बनता है कि मैं आपको बताऊं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पर सवाल आ सकता है, एक रिएक्शन वर्ड्स में देके आपको वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ सकता है। ऐसे सवाल आएंगे बच्चों एग्जाम में। अगले सवाल की ओर बढ़िए। इन ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सच एज द रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, क्या होगा? ऑप्शंस देखिए। एक्सचेंज ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस, एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस, ए प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड एंड इनसॉल्युबल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। हमेशा याद रखिए कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयॉन्स टेक्स प्लेस। ये बताया था ना, डेफिनेशन पता होगी तो रिएक्शन आराम से कर लोगे। अगला सवाल देखो, 3 मार्क क्वेश्चन, ध्यान से सवाल पढ़िए, बड़ा आसान है। राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन विच द फॉलोइंग चेंजेस हैव टेकन प्लेस विद एन एग्जांपल ईच। मैंने बताया था ना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन पे कैसे सवाल आते। देखिए, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तीनों पहले दे दिए हैं। आपको एक एक इनका एग्जाम्पल लिखना है। एक्टिविटी सारी मैंने आपको समझाई है, हाँ या ना? कलर चेंज होते हुए आप रिएक्शन लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कैसे आयरन नेल के 20 मिनट डालने पर कैसे चेंज हो जाता है आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, कलर चेंज हुआ कि नहीं हुआ? चेंज इन टेम्परेचर, आराम से आप चेंज इन टेम्परेचर का जिंक प्लस H2SO4 गिव ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन, ये रिएक्शन लिख सकते हो, वहां पर कैसे टेम्परेचर चेंज होगा। और अपना फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट फॉर्म होने का आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिख लो। ठीक है, तो देखिएगा ये सवाल का जवाब भी आप दे पाओगे बच्चों। इट्स ए 3 मार्क क्वेश्चन, तीनों का एक एक एग्जाम्पल लिखना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ जाइए और एक दो सवाल देख लेते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये। इस सवाल में बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं पर बहुत आसान है। कॉन्सेप्ट पता होगा तो सवाल का जवाब ढूंढ लोगे। क्वेश्चन गौर से पढ़िएगा। 1 gram of copper powder was taken in a china dish and heated. What change takes place on heating? When hydrogen gas is passed in this substance, a visible change is seen in it. Give the chemical reaction. बच्चों, कॉपर में जब ऑक्सीजन मिल जाएगा तो बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड, याद है? ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन मैंने बताया था। फिर मैंने ये भी बताया था कि कॉपर ऑक्साइड में जब हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो जाएगा तो क्या होगा, याद है? रेडॉक्स रिएक्शन में हमने इसका एग्जाम्पल देखा था कि नहीं? कैसे Cu प्लस H2O हो गया था, याद है? कैसे पानी फॉर्म हो गया था। ये दोनों रिएक्शन यहाँ लिखने हैं आपको। कॉपर कौन से कलर का था? रेडिश ब्राउन। कॉपर ऑक्साइड कौन से कलर का बन गया? ब्लैक कलर का। यही बातें आपको लिखनी है, यही रिएक्शन लिखना है। रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, ये बात समझा देना आगे। अगला सवाल, व्हाट इज रैंसिडिटी? एक्सप्लेन 2 ways in which फूड इंडस्ट्रीज प्रिवेंट रैंसिडिटी। रैंसिडिटी का डेफिनेशन लिखो कि फूड्स में जो फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं वो कैसे खराब होने लगते हैं, हाँ या ना? उसको प्रिवेंट कैसे करें हम? एंटीऑक्सीडेंट्स को हम ऐड करेंगे। क्या करेंगे? एंटीऑक्सीडेंट्स को हम ऐड करेंगे। और फिर हम साथ में रेफ्रिजरेटर में खाना रखेंगे, नाइट्रोजन गैस ऐड करेंगे। समझे कि नहीं समझे? ऐसे आप प्रिवेंट करने के तरीके लिख सकते हो। सो स्टूडेंट्स, ऐसे सवाल आएंगे एग्जाम में। आई होप आप इसके लिए तैयार हैं। आज हमने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर को डिटेल में समझने और जानने की कोशिश की है। थियरी पार्ट जाना, एक्टिविटीज को समझा और हमने डिटेल में कुछ सवालों को भी डिस्कस किया है। पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, रिएक्शंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो ये चैप्टर आराम से हो जाएगा। सो आप सभी को बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू टू ईच वन ऑफ यू एंड आई होप दिस लेक्चर विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू टिल योर बोर्ड एग्जामिनेशन। Thank you so much for all your love and support. Keep watching us, keep helping us and we will keep helping you. Take care. Bye bye. Thank you so much बच्चों।